आपने एक्चुअली में पैसे लगाए, कैपिटल जो है 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन आपने उसमें 3 लाख रुपए कमा लिया। कि अगर आप एफडी में डालते हो तो 6-7% का रिटर्न मिल जाता है आपको। अगर आप उसका डबल भी नहीं कर रहे हो, कमा रहे हो अपने बिजनेस से, अपने धंधे से, तो आप क्या ही कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का भाव बता रहा है कि उसका 500 करोड़ है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उसका वैल्यू 200 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जस्ट बिकॉज ग्रो कर रहा है आप सोचोगे कि मैं खरीद लूं। तो 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप हुआ कि आपको बिजनेस मॉडल समझना है। दूसरा स्टेप हुआ कि आपको दिख रहा है कि नंबर्स कहां जाएंगे। अब वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फाइनली आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे इन्वेस्टर लोग ये कर जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस भी कभी कभी बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हम अपने एक इमेज बना लेते हैं, वो इमेज ही मुझे बनाता है। सो हेलो एवरीवन, मैं अंकित कानोडिया हूँ ज़ेन निवेश से। आपने अभी तक मैक्रो और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखने के लिए कोई बहुत, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा कोई फार्मूला या कोई एक्सेल शीट ये सब की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कंसेप्ट को सिंपल तरीके से समझे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग थ्योरी में, जो हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, कभी कभी थ्योरी में हम लोग को चीज़ें ऐसे समझाई जाती है, प्रैक्टिकल में वैसा नहीं होता है। थ्योरेटिकली हम लोग जो भी चीज़ समझते हैं, हमको लगता है कि जैसे अगर मान लो आप बिजनेस स्कूल की बात करो, तो बिजनेस स्कूल में एक फाइनेंस का कोर्स होता है, एक मार्केटिंग का कोर्स होता है, एक एचआर का कोर्स होता है और एक ऑपरेशन का भी कोर्स होता है। लेकिन रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है या रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं आती है। वो उसमें एचआर भी होता है, उसमें फाइनेंस भी होता है, उसमें ऑपरेशंस भी होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग इसमें सेशन में आगे बढ़ोगे तो आप समझोगे कि मैंने ये बात क्यों बताई। ठीक है। एक चीज़ समझना जरूरी है कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि सब कुछ प्राइस या शेयर प्राइस से स्टार्ट होता है, वैसे ही अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले चालू होता है बिजनेस से। अगर आप बिजनेस नहीं समझ रहे हो, अगर आपको बिजनेस नहीं समझ में आता है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे या जो भी व्यू बनाओगे उसमें आपकी गलती हो सकती है। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको बिजनेस पहले समझना पड़ेगा। ग्रोथ एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग अपने आसपास हमेशा देखते हैं। जैसे आज आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट हम लोग सबको समझ में आता है, इंडिया इज़ अ क्रिकेट क्रेजी नेशन। अब हम लोग क्रिकेट की भी अगर जर्नी देखें तो कहाँ से कहाँ ग्रोथ हो चुका है। पहले ये कितना स्लो चलता था, पहले टेस्ट मैचेस होते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वनडे होने लगे, वनडे होने के बाद अभी हो चुका है T20 का ज़माना आ गया है। तो T20 के ज़माने में लोग क्या सोचते हैं कि कैसे फटाफट जल्दी से जल्दी रन बने। तो एक तरह से वो भी ग्रोथ की ही बात करते हैं कि कोई भी चीज़ आप कहाँ से हो, वहाँ से कितना फास्ट कर पा रहे हो, वो ग्रोथ बेसिकली बता रहा है। हम लोग बिजनेस के समझने के लिए अगर हम लोग अपने आसपास देखें कि कैसे चल रहा है सब कुछ, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ग्रोथ कितना इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए। अब आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग इनको जानते हो या इनकी किताबें पढ़े हो। तो सबसे हैरानी बात ये है कि हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं और ये जो शख्स जिनका चेहरा आपके सामने में है और जो किताब है यहाँ सामने में, इसका इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं। ये एक हिस्टोरियन है और इन्होंने किताब जो लिखी है सेपियंस, इंसान की हिस्ट्री के बारे में बताया कि हम कहाँ से कैसे इवॉल्व हुए। लेकिन इस किताब में इन्होंने जो एक बात लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारे लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग को समझने के लिए। तो ये किताब में ये लिखते हैं कि अगर आपको मॉडर्न इकोनॉमी समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रोथ। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, अगर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, या आप स्टार्ट करिए सबसे पहले अपने आप से, अगर आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक स्टैग्नेंट हो जा रहे हो और स्टैग्नेंट होने के बाद आपकी डिक्लाइन भी चालू हो जाएगी। तो आपको हर समय ग्रो करना है। ग्रो करना कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ग्रो हो, ग्रो इंटेलेक्चुअली भी हो सकता है। आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो या अच्छे लोगों से अच्छा स्किल सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
तो हम अपने लाइफ में जैसे पर्सनली ग्रो करते हैं, वैसे ही इकोनॉमी का भी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही इंडिविजुअल बिजनेसेस का भी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हर इकोनॉमी किसी ना किसी तरीके से, या ग्लोबल इकोनॉमी की भी अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने मैक्रो के सेशन में पढ़ा ही होगा, ये ग्लोबल इकोनॉमी भी किसी तरह से कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के ग्रो करना सीख जाती है। बीच बीच में अड़चन आती है, जो भी होता है, लेकिन उनको ग्रोथ करना सीखना पड़ता है, क्योंकि बिना ग्रोथ कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली बिजनेसेस भी अगर ग्रो नहीं कर रहे तो बिजनेस के वैल्यू, हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर सीखा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, बट वैल्यू में भी ग्रोथ का पार्ट है। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है तो कंपनी वैल्यूएबल नहीं बन पाएगी, वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। हम लोग ये एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले अगर आप लोग में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हो। ठीक है। सो फेसबुक हम लोग सब कोई एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आज भी बहुत सारे यंग यूज़र्स है जो फेसबुक को यूज़ करते हैं। आज मैं शायद नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत यूज़ किया एक टाइम पे फेसबुक को। और फेसबुक की जर्नी अगर आप देखते हो तो आप खाली ग्रोथ देखो, यहाँ पे 8 साल में इनके नंबर ऑफ यूज़र्स कैसे बढ़े, 1 मिलियन से 955 मिलियन यूज़र्स, ये 8 साल की जर्नी है इनकी। और 2012 तक तो ये बहुत छोटी कंपनी थी, मैं ये स्टार्टिंग की जर्नी बता रहा हूँ। उसके बाद तो ये और बड़ी हुई, इसके पास और ग्रो करने के कारण इनके पास और पैसे आए, पैसे होने के कारण इन्होंने इंस्टाग्राम भी खरीदा, जो आज आपको पता है कि आज की जो यूथ है वो फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम में रहती है, राइट। सो ये ग्रो अगर नहीं कर पाती, और अगर यूज़र बेस नहीं आता, यूज़र बेस से ग्रोथ आया, ग्रोथ से रेवेन्यू आए, रेवेन्यू से कैश फ्लो आया, और कैश फ्लो से इन्होंने और वापस ग्रो करने के लिए इंस्टाग्राम जैसे एक्विजिशन किए। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल अपने को ये बता रहा है कि कोई भी अच्छी कंपनी या अच्छा बिजनेस होगा तो सबसे पहला मेट्रिक होता है वो समझने का कि वो ग्रो कितना कर रहा है। अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रही है तो कंपनी में वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकता। और मैंने जानबूझ के फेसबुक का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि ये सब चीज़ हमने रेगुलरली यूज़ किया है, राइट। अब ग्रोथ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, सो अगर आप डीमार्ट की हिस्ट्री देखोगे तो डीमार्ट ने 2002-03 से लेके 2010-12 तक कुछ 1 या 2 स्टोर खोले थे पूरे इंडिया में, लेकिन उस पीरियड में ये कंसेप्ट एकदम नया था। जो ग्रोसरी चेन की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब एकदम नया कंसेप्ट था। और कंपनीज थी जो इससे पहले फास्ट ग्रो करके रखी थी, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। इन लोगों ने पहले मॉडल को समझा, 10 साल लगाए समझने में, और उसके बाद जब ग्रोथ आया, वो ग्रोथ इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ था कि आप और मैं जल्दी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी जो इतनी स्लो चल रही थी 10 साल में, नेक्स्ट 10 साल में कैसे ग्रो कर ली। सिमिलरली HDFC बैंक भी अगर आप देखते हो तो आपको हिस्ट्री ये देखना चाहिए जाके कि जब HDFC बैंक 90s में स्टार्ट की थी तो लोगों के दिमाग में PSU बैंक्स चलते थे, चाहे वो SBI हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, PNB हो। और PSU बैंक्स का सोच क्या था, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लोन देना, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट एक बार में 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का लोन देते, तो उनके लिए ईजी हो जाता था कि अपने लोन बुक को बढ़ाना। HDFC पहली कंपनी थी जो ये सोची कि मैं इंडिविजुअल लोगों को लोन दूंगी, और इंडिविजुअल लोगों को लोन के साथ साथ डिपॉजिट भी दूंगी, उनको सर्विस अच्छा करूंगी। इनको देख के बाकी भी प्राइवेट बैंक्स आए, ICICI और बाकी अपने को पता है इतने सारे आए, लेकिन कितना बड़ा ये मार्केट था ये PSU बैंक्स वालों को भी नहीं पता था। तो जितने ने इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े HDFC बैंक में फ्रॉम 95 टू 2010, ये इमेजिन करना एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए आप अगर उस पीरियड में HDFC बैंक के शेयर्स देखोगे तो वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुए, और कैश फ्लो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। सो देखिए, मैंने एक बिजनेस बताया वो इस तरह का था डीमार्ट, जहाँ पे 10 साल तक उन्होंने वेट किया, समझा, यहाँ पे, लेकिन फिर बाद में ग्रो किया। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही ग्रोथ में लग गए, लेकिन नई चीज़ थी, लोगों को पता नहीं थी। और अब आज के ज़माने में हम लोग सबको को पता है कि जोमेटो या स्विगी ये सब कितने इंपॉर्टेंट बिजनेस है, लेकिन अगर आप देखोगे
तो जो स्पीड से नंबर ऑफ यूजर्स ग्रोथ हुए हैं और जिस स्पीड से इन लोगों ने बाकी सारे रेस्टोरेंट्स अक्रॉस द कंट्री अपने इसमें बोर्ड ये किया, वो ग्रोथ आज से 5 साल पहले एक आम आदमी के लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट था। और वो ग्रोथ के साथ साथ इन्होंने जो क्विक कॉमर्स लाया, जैसे इनके केस में ब्लिंकिट आया, आज से 3 साल पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि कौन 10 मिनट में ग्रोसरी घर पे मंगाना चाहता है, और आज हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम लोग उसके थ्रू करते हैं। तो भले ही जोमेटो आज के दिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज 5 साल में इसने ग्रो इतना कर लिया, अपना मार्केट इतना बड़ा बना लिया, इसका ताज्जुब की बात यह है कि जोमेटो क्या करता है बेसिकली, कि हम लोग जो भी बाहर से ऑर्डर करते हैं वो रेस्टोरेंट्स से लेता है और हमें सप्लाई करता है। बहुत सारी रेस्टोरेंट बिजनेसेस है जो मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि फूड QSR बोलते हैं हम लोग उनको, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे कि बर्गर किंग्स, पिज़्ज़ा हट, फिर डोमिनोज और ये सब जितने भी सारे हैं। अगर आप देखोगे वो सब सारी कंपनीज को मिला दोगे और उनके मार्केट कैप को देखोगे या उनका वैल्यू को देखोगे, तो उनका पूरा मिला के जो वैल्यू है वो इसका आधा भी नहीं है। जबकि ये खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, ये खाली बस उनके सामान ले रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। सो इससे ये समझ में आता है कि ग्रोथ कितना बड़ा हो सकता है कंपनी का वैल्यू डिफाइन करने में। तो सर अभी आपने लास्ट एग्जांपल में डीमार्ट भी दिखाया था और जोमेटो भी दिखाया था, और जितना मेरे को पता है डीमार्ट मतलब स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल रहा है बिजनेस, और उन्होंने वैसे ही एक्सपेंशंस भी किए हैं, और जोमेटो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। तो ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, ये हम लोग ग्रोथ रेवेन्यू के वाइज से देख रहे हैं, प्रॉफिट के वाइज से देख रहे हैं, कि किस मेट्रिक को देख रहे हैं हम लोग ग्रोथ की? क्योंकि जब हम लोग, मैं अगर डीमार्ट को 10 साल पहले देखूंगा तो उसने 10 साल तक कुछ ग्रो ही नहीं किया है, तो उस समय तो मेरे लिए होगा कि अच्छा ये ग्रो नहीं कर रहा है। फिर अचानक से एक स्पाइक आएगा और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही जोमेटो का भी, कि स्टार्टिंग में कुछ ग्रो नहीं था, अचानक से लॉकडाउन हुआ और उसने पूरा ग्रोथ आ गया उसमें। तो वो ग्रोथ को पहचाने कैसे, कि किस चीज़ को देखना है हमें? प्रॉफिट को देखना है, रेवेन्यू को देखना है, यूज़र बेस को देखना है, या दूसरा कोई मेट्रिक है? जस्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी, जैसे जोमेटो है वैसे और बहुत सारी मॉडर्न डे कंपनीज़ हैं, जैसे जो AI बेस्ड सर्व कर रही हैं या फिर नई नई कंपनीज़ हैं, तो उनके लिए हमें क्या वो ग्रोथ फैक्टर्स देखने हैं, वो भी प्लीज़ कवर करिए। श्योर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है कि क्या चीज़ देखना चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सबसे पहले बिजनेस समझ में आना चाहिए, और बिजनेस में भी अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग मापदंड होते हैं। सो जैसे अगर आप डीमार्ट की बात की थी आपने, डीमार्ट एक ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक है या ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस है। ओल्ड इकोनॉमी क्या मतलब, जो नॉर्मली स्टेडी वे में बिजनेस को चलाते हैं, जिसमें वो पहले स्टोर्स खोलेंगे, स्टोर्स बनाने के बाद फिर उसमें इन्वेंट्री स्टॉक करेंगे और उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो उसका मेट्रिक और जोमेटो का मेट्रिक एक नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी का वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं ना कि कौन से तरह का ग्रोथ, तो अल्टीमेटली तो हमको कोई भी बिजनेस हो वो कैश कमा के दे सके, उसी से वैल्यू निकलता है। तो मैं जब भी ग्रोथ बोल रहा हूँ कि हाई ग्रोथ, जैसे हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया था, सो फेसबुक भले ही हाई ग्रोथ कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फेसबुक की वैल्यू या नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे थे उधर पे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे थे डीमार्ट में, और यहाँ पे अगर अपने जोमेटो की बात करते हैं तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ ये बढ़ रहे थे, लेकिन शायद प्रॉफिट नहीं था। बट अल्टीमेटली कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस का वैल्यू तभी होता है जब वो बिजनेस कैश फ्यूचर में जनरेट कर सके, अगर आज नहीं कर रहा है तो। या अगर एकदम एक लाइन में बताऊं कि अगर एक कंपनी का वैल्यू क्या है, वो अपने पूरे जीवन में कितना कैश जनरेट कर पाएगा, उसको टोटल करो तो वो कंपनी का वैल्यू होता है। सो अगर आज जोमेटो नहीं भी कर रहा है कैश जनरेट, मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इतने बड़े मार्केट को केटर कर रहा है कि आज भले ही नहीं कर पा रहा है, 2 साल बाद से ये करने लगेगा। और क्योंकि ये टेक कंपनी है, यहाँ पे इसको खुद को कुछ नहीं करना है, रेस्टोरेंट वाला खाना बना रहा है, यूज़र ऑर्डर कर रहा है, इनका काम है खाली डिमांड और सप्लाई को मैच कराने का। तो अगर ये जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है नंबर ऑफ यूज़र्स को, अगर वैसे ही करना लगे, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि ये बहुत कैश जनरेट करेगा।
सो अल्टीमेटली आप कोई भी बिजनेस में रहो, आपका मार्केट हमेशा ये देखती है कि कैश कितना जनरेट हो सकता है उस कंपनी में। हो सकता है नई एज की कंपनी है जैसे कि जोमेटो, उसमें आज नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पे और मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं, इसलिए आज के दिन आपको रेवेन्यू में मतलब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है और कैश जनरेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि क्योंकि ये बिजनेस को रेप्लिकेट करना या इसी के जैसा कोई दूसरा बिजनेस खड़ा करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आज नहीं 2-3 साल बाद, 5 साल बाद इनसेन अमाउंट ऑफ कैश जनरेट होगा यहाँ, इसीलिए उसको ये वैल्यू। अब होगा कि नहीं होगा वो समय बताएगा, हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकता है, मार्केट भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट। हाँ, तो ये मतलब मार्केट कैप अगर बढ़ रहा है कोई कंपनी का रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और कैश इनफ्लो, तो ये कंसिडर हो सकता है कि ठीक है आउट ऑफ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अगर एक कंपनी ज़्यादा लोग को केटर कर रहा है या सर्व कर रहा है तो ये ग्रोथ में आ सकता है ऐसा। सो ग्रोथ में हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में थोड़ा और समझेंगे कि किस तरह का ग्रोथ अच्छा है और किस तरह का ग्रोथ अच्छा नहीं है। आपने जो पॉइंट बोला, अल्टीमेटली कोई भी पॉइंट से आप देखो, आपको ये फोर्सी करने की कोशिश करनी है कि अल्टीमेटली उससे कैश जनरेट होगा कि नहीं होगा। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों को केटर कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि कैश जनरेट होगा। सो कैश अगर जनरेट नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि कैश जनरेट नहीं होता और उसके बाद भी मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा डाउट करना चाहिए उस बिजनेस के ऊपर, क्योंकि आपके दिमाग में वो कंपनी का वैल्यू तभी बढ़ता है जब वो कंपनी आपके दिमाग के हिसाब से वो कैश बहुत ज़्यादा जनरेट करेगी आगे जाके। ठीक है, मॉडर्न डे बिजनेसेस को, हाँ, आपने एआई वाला जो बात बोला था। सो एआई आज के दिन हम लोग जब बात कर रहे हैं, एआई ने अभी तक क्या किया है कि जो एकदम लो लेवल का काम है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई यूज़ केस नहीं है जिसमें एआई ने कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू काम किया हो। एआई से आप चैट कर सकते हो, अपना उसको एक सेक्रेटरी की तरह यूज़ कर सकते हो, आप शेड्यूलिंग के लिए काम में ले सकते हो, आप अपनी एफिशिएंसी इन जनरल ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। या आपको अगर कोई एक काम करने में पहले 1 दिन लगता था, अब शायद 1 घंटे में हो जाए या 15 मिनट में हो जाए, तो वो एफिशिएंसी एआई दे रहा है। लेकिन अभी भी एआई में हम लोग ने वो डेवलपमेंट हासिल नहीं की है कि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि क्या ग्रोथ रेट होगा। सो मेरा ये मानना है कि जब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा, तो उसको हाई मल्टीपल या बहुत ज़्यादा वैल्यू इमीडिएटली नहीं देना चाहिए। बल्कि अगर ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे मार्केट ये सोच रही है कि ये कंपनी में एआई के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कि एआई लोगों को हटा सकता है, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बिजनेस ऐसा है जिसमें एआई के आने के बावजूद भी ये कंपनी खड़ी रहेगी और इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आपको खरीदना चाहिए अभी, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं। आज के दिन अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आईटी कंपनीज के शेयर के भाव गिर रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि ये सब सारी कंपनी बंद हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट को पता नहीं है कि एआई से इनका क्या होगा। और आपको सारी कंपनीज के बारे में नहीं सोचना है। अगर 1-2 आईटी कंपनीज ऐसी है जिसका बिजनेस आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फिर भी ग्रो करने वाला है, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो ग्रो करने वाला है, और तब तक में दे विल फिगर आउट कि एआई को कैसे अडेप्ट करे और अडॉप्ट करे अपने बिजनेसेस में, तो वो कंपनी के शेयर आपको आज खरीदने चाहिए, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन आपको सर्टेनिटी है कि 2-3 साल में ये कंपनी यहाँ से आगे निकल जाएगी। सर जस्ट इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि आपने मेंशन किया कि अनसर्टेन है मार्केट एआई कंपनीज को लेके, बट अगर मैं एज अ रिटेल ट्रेडर या एज अ रिसर्चर मैं देख रहा हूँ कि ये एआई कंपनी है, सपोज कीजिए चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, तो मैं उसको कैसे मेज़र करूँ कि वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब जैसे हमने जोमेटो केस में देखा, ऑर्डर्स देखे हमने और देखा कि कितने ज़्यादा मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं उसको, यूज़र्स कितने ज़्यादा हैं। तो एआई कंपनीज में यूज़र्स तो बढ़ रहे हैं, बट एट द एंड वो मैं कैसे जज करूँ कि वो सही यूज़र्स हैं? नहीं, कैसे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। सो अगर आप जैसे चैट जीपीटी का आपने एग्जांपल दिया कि अगर चैट जीपीटी को वैल्यू करना है, तो एक है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स क्या है, फिर वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितना पे कर रहे हैं, पेड यूज़र्स कितने हैं, फ्री तो बहुत सारे हैं बट उसमें से पेड कितने हैं, आप पहले वो देखो। तो आप नंबर ऑफ़ पेड यूज़र्स इनटू जितना वो पे कर रहे हैं उसको निकालोगे तो आपके पास रेवेन्यू आ गई कंपनी की। जैसे रेवेन्यू आ गई है, उसके बाद आप देखो कि वो कंपनी खर्चा कहाँ कहाँ पे कर रही है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो सर्विस वो हमको प्रोवाइड कर रही है उसको देने के लिए उनके पास कितने पैसे लग रहे हैं। ये तो सिर्फ मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस आइटम जो रेगुलर बेसिस में खर्चे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा वो और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है।
तो अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये ग्रो हो रहा है उसके सामने वो इतना पैसा बनाने के लायक नहीं है, तो जस्ट बिकॉज वो ग्रो हो रही है आपको उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो यही चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेट लेवल पे वो कैश जनरेट करे। जोमेटो के केस में जब हमने दिया कि उसमें क्लियर कट हमको दिख रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन कि वो बहुत बड़ा लॉस नहीं कर रही है, भले पैसा आज नहीं बना रही है लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं कर रही। बट चैट जीपीटी के केस में हमको ये दिख रहा है कि बहुत बड़ा लॉस कर रही है वो, और चैट जीपीटी के फाउंडर खुद बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम कब प्रॉफिटेबल होंगे। तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी है तो मेरा ये मानना होता है कि इन्वेस्टर का काम ये होता है कि सबसे सिंपल तरीके से आप बिजनेसेस को देखो, तो जहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि उसका वैल्यू कहाँ है, वो कितना ग्रो कर रहा है, आप उसमें जाओ। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व ही क्यों करना है? हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि हमको चैट जीपीटी में इन्वेस्ट करना ही है, हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। तो जहाँ पे आपको क्लैरिटी दिख रही है हमेशा उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो सर जैसे आपने फेसबुक का एग्जांपल लिया था, तो ऐसे ही मतलब सिमिलर लाइंस में नोकिया जैसे कंपनी भी ग्रो की थी, हाँ। बट उनका डाउनफॉल इतना टाइम तक नहीं हुआ, फट से हो गया था, तो उससे कैसे बचेंगे, आगे कवर होगा? यही बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। तो फेसबुक के केस में आप देखिए, फेसबुक ने अपने आप को बार बार री इन्वेंट किया। उसने व्हाट्सएप को खरीदा, उसने इंस्टाग्राम को खरीदा, तो आज के दिन फेसबुक की वैल्यू खुद के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा व्हाट्सएप और इंस्टा के थ्रू आ रही है। तो एक बिजनेस को हमेशा समय के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल लो टाइटन का, इंडियन एग्जांपल ले, तो टाइटन पहले घड़ी बनाती थी। टाइटन का अगर आप 20 साल 30 साल पुरानी हिस्ट्री देखो तो वो पहले खाली घड़ी बनाती थी, फिर धीरे धीरे वो ज्वेलरी में आई, ज्वेलरी में आने के बाद अब वो आई वेयर्स में भी आ गई, फिर अभी वो रिटेल में बहुत बड़े रूप से घुस रही है। सो बेसिकली क्या कर रही है, एक बिजनेस से उन्होंने कैश बनाया और उसी कैश को दूसरी जगह पे भी डिप्लॉय किया, जहाँ पे उनको लगा कि हम लोग यही मॉडल को दूसरी इंडस्ट्री में जाके और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि जैसे फेसबुक ने भी, ये उनकी विजन कितनी अच्छी थी। अगर आप बोलो जिस दिन उन्होंने खरीदा था तो बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कितना हाई वैल्यूएशन पे खरीदा है। अगर आप लोगों को याद हो 2012, 13, 14 में जब खरीदे थे, ये 2 बड़े एक्विजिशन किए थे, तो उस समय लोग बोल रहे थे कि ये पागल है क्या कि इतना ज़्यादा हाई वैल्यू, लेकिन उनको पता था कि ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो इसी तरह से छोटी बिजनेसेस भी होते हैं, या इंडिया में भी लिस्टेड बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे आपको आज नहीं समझ में आएगा कि क्या वैल्यू है, एक जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो कंपनी सरप्राइज कर जाती है। जैसे टाइटन का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला ने जब उनको खरीदा था, तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि क्यों खरीदा है। आज हमारे पास पिछले 25 साल की टाइटन की हिस्ट्री पता है, तो हमको पता है कि टाइटन कितनी अच्छी कंपनी, उस दिन कहाँ पता था। सो यही फायदा है अगर आप थोड़ा दूर का देख सकते हो तो। ठीक है। सो जो मैं आपको आपके सवाल में मैंने बोला था कि सारे ग्रोथ वैल्यूएबल नहीं होते, तो हमको देखना है कि किस तरह के ग्रोथ काम के है और किस तरह के ग्रोथ काम के नहीं है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि रियल लाइफ सिचुएशंस कभी भी कंपार्टमेंटलाइज नहीं होती है, कि आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आई या आपके पास एचआर की प्रॉब्लम आई। कोई भी कंपनी में जनरली कोई भी सिचुएशन आता है तो उसमें फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन सब कुछ मिले जुले होते हैं। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो ना, तो वैल्यू और ग्रोथ को आप सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत लोग ये चीज़ को समझते नहीं है। ये कोई भी अच्छा एक इन्वेस्टर होगा जिसने एक्चुअल में मार्केट में इन्वेस्ट किया, वही समझा पाएगा आपको ये बात कि वैल्यू और ग्रोथ कभी भी अलग नहीं हो सकते। वैल्यू इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ वैल्यू। अगर ग्रोथ वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो वो ग्रोथ कोई काम का नहीं। और वैल्यू जो आप सोच रहे हो उसमें अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो वो वैल्यू भी गिरेगा। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि वैल्यू और ग्रोथ एक ही सिक्के के दो पहलू है, आप ऐसे समझिए। ठीक है। ये अगेन बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है यूएस के, इन्होंने बहुत अच्छी एक किताब लिखी थी 0 to 1। उस किताब में उन्होंने ये बहुत डीप बात कही थी कि 2 चीज़ होना चाहिए कंपनी को वैल्यू होने के लिए, वैल्यूएबल होने के लिए। एक तो वो वैल्यू क्रिएट करे, और दूसरा वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रख सके।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम लोग सब कोई एक ही बिजनेस में हो और हम लोग सब कोई के बिजनेस में कहीं कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं हो, मान लीजिए हम लोग सब चेयर बना रहे हैं ये और ये चेयर को बेच रहे हैं, आपका चेयर, मेरा चेयर, इनका चेयर, हम सबका चेयर एकदम एक जैसा लगता है, तो फिर अल्टीमेटली हम लोग अपना माल बेचेंगे कैसे? हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, हमको एक दूसरे से प्राइस कट कर करके बेचना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू तो क्रिएट किया, क्या वैल्यू क्रिएट किया कि जिसको भी चेयर की ज़रूरत है हमने उसको चेयर बना के दिया, लेकिन हम वैल्यू अपने पास रख नहीं पाए और वो वैल्यू चला गया अल्टीमेटली कस्टमर के पास, क्योंकि बाकी सब कोई हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों को वॉरेन बफेट के बारे में पता ही होगा, इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है वो। 1960s की बात है, उनके पास एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी उस समय, और उनके पास एक बंदा आया, बोला कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बोले कितना कम हो जाएगा? तो बोला आपका कॉस्ट 20% से रिड्यूस हो जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले फिर? तो बोले ठीक है, आप इसको यूज़ करोगे तो आप एफिशिएंट हो जाओगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, मैं आपको सोच के बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उन्होंने, आपको क्या लगता है, ये सवाल मैं आप लोग से पूछता हूँ कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, उनका टेक्सटाइल बिजनेस था, वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते थे, अचानक से एक जन आया, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया, प्लांट लेके आया, बोला आप ये मशीन को यूज़ करो, आपको 20% फ़ायदा होगा, और वो काम उसको छोड़ के और कोई नहीं कर सकता था। आज तक आपने वैसी मशीन देखी ही नहीं थी, और सच में बस 20% का आपको फ़ायदा होगा, कॉस्ट बचेगा। तो आप वो करोगे कि नहीं करोगे? सबसे पहली बात है, करेंगे? जी। आप लोग सब बोल रहे हो कि करेंगे, उन्होंने नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो थोड़ा और आगे सोच सके कि इसके बाद क्या होगा। बोले हमारे जैसे 500 मिल है, 500 टेक्सटाइल मिल है, अगर मेरे को वो ये कन्विंस कर लिया तो वो बाकी लोगों को भी कन्विंस कर लेगा। तो अगर मेरा 20% बच रहा है तो बाकी सबका 20% बचेगा। तो अल्टीमेटली ये होगा कि किसी पर्सनल किसी का भी नहीं बचने वाला। तो जैसे हम लोग अभी चेयर के लिए लड़ रहे थे, वैसे वही टेक्सटाइल वाले लोग सबको ही एक दूसरे के प्राइस ही कट करेंगे और अल्टीमेट बेनिफिशियरी कस्टमर हो जाएगा। समझे बात को? जैसे फॉर एक रेलिवेंट एग्जांपल देता हूँ, हम लोग अभी देख रहे हैं क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, और भी 2-3 अलग अलग कंपनीज है जो ये काम कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क यही है कि सब कोई एक दूसरे से इतने कॉम्पिटिटिव होके सबको सही टाइम पे पहुंचाना और रेट कम से कम देना, तो इसमें से पैसा कौन बनाएगा? वैल्यू तो वो बहुत क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग सबको को हमारे घर में 10 मिनट के अंदर में ग्रोसरीज मिल जा रहा है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन इज नॉट इनफ। उसमें से वो लोग वैल्यू रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे ये समय बताएगा, राइट? सर जैसे हमने मिल का एग्जांपल लिया, टेक्सटाइल मिल का, कि 20% से हमारा एंड प्रोडक्ट का प्राइस कट हो गया, तो उससे हमारी डिमांड में भी तो उतनी ही ग्रोथ आती है एट द एंड, तो क्या वो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा? डिमांड में जो ग्रोथ आएगी वो ग्रोथ तो हम सारे के सारे टेक्सटाइल मिल के लिए एक ही जैसी आएगी ना। वो ग्रोथ ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छा, कंपनी वाइज सेम रह जाएगी? हाँ। बस, ओके, गॉट तो इट, कंपनी के लिए तो सेम रहेगी है ना। गॉट तो इट। आपके मन में आपको भले ही लग रहा हो कि मैंने 20% अपना बचा लिया ये मशीन लेके, लेकिन वो 20% जब सभी को ही बचा रहे हैं तो अल्टीमेटली जो वैल्यू उससे क्रिएट हुआ वो वैल्यू को आप रख नहीं पाए। जो इन्होंने बोला ना कि वैल्यू को क्रिएट भी करना है और वैल्यू को रखना भी है। तो अगर वापस से हम लोग फेसबुक के पास में जाए तो फेसबुक में वैल्यू सिर्फ क्रिएट नहीं किया, उसने वैल्यू रखा भी, क्योंकि वो कैश जनरेट कर पाया। सर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक चाइनीज़ मोबाइल कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बंद कर दिया बनाना, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड ऑल, राइट। राइट सर? जैसे लावा, माइक्रोमैक्स, यू ऑल नो कि क्या हुआ उनका जब चाइनीज़ ब्रांड्स आए, बट उनसे वो प्राइस कम होने की वजह से अडॉप्शन इतना ज़्यादा बढ़ा कि नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, नए नए प्लेयर्स आए और एक ओवरऑल मार्केट का ग्रोथ हुआ। तो क्या हम कुछ वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन सिचुएशंस में? सो इसमें आप ये क्लैरिटी समझिए कि अगर चाइनीज़
फ़ोन्स आए इंडिया में, तो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को नुकसान हुआ, क्योंकि वो चाइनीज़ से compete नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंडिया में कुछ पार्ट्स ऐसे बन रहे हो जो फ़ोन में यूज़ होता है, वो कंपनी बेनिफिट्स करेगी, क्योंकि अगर वहाँ से आधा बन के आ रहा है और कुछ पार्ट्स यहाँ से लग रहा है, तो वो जो इसको बोलते हैं एंसिलरी बिजनेस, तो हो सकता है जो मेन बिजनेस है जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी, वो लोग उतना नहीं कर पाएगा अच्छा, उनके में ग्रोथ उतना नहीं आए, क्योंकि वो लोग चाइनीज़ कॉम्पिटिटर से डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन रियल बेनिफिट जो आपने बोला ना, ग्रोथ क्या है इसमें नहीं आ रहा, रियल ग्रोथ आएगा एंसिलरी बिजनेसेस में, जो वो बिजनेस उसके पार्ट्स बनाते हैं, क्योंकि उसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, राइट। सो ग्रोथ आता है, लेकिन ग्रोथ किसके पास आ रहा है वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे इस केस में जो मैन्युफैक्चर करते हैं फ़ोन, उनके पास ग्रोथ नहीं आ रहा है। ग्रोथ या वैल्यू जो भी बोल लो आप, वो वैल्यू उसके पास आ रहा है जो उसके पार्ट्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने एसी की बात कर ले, ये एसी में खट थ्रोट कंपटीशन है, बाहर के भी एसीज आते हैं, इंडिया के भी इतनी सारी एसी कंपनी है, लेकिन जो एसी असेंबल कर रहा है इंडिया में, या एसी के जो पार्ट्स रख रहा है, उनके पास अगर वो 2-3 लोग ही है, 4 लोग ही है, और स्केल में वो अगर ये काम कर पा रहे हैं, या सब कॉन्ट्रैक्टिंग में एसी बना के दे पा रहे हैं, भले ही ब्रांडेड कंपनी, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांडेड एसी लगा हुआ है, मगर ये कंपनी खुद एसी नहीं बनाती है, ये अपने ब्रांड पे एसी बेचती है। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए अगर कोई 1 या 2 प्लेयर ही है जो वॉल्यूम में कर रहे हैं ये काम, तो वैल्यू एक्चुअली एसी कंपनी में नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में है। तो आप समझ रहे हो कि ग्रोथ का वैल्यू कहाँ जाके क्रिएट तो सब कोई कर रहे, ग्रोथ हो रहा है तो वैल्यू सब क्रिएट कर रहे, बट वैल्यू आप रख पा रहे हो तो आपका वैल्यू है, राइट। सो जैसे गूगल के केस में, गूगल वॉज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजन, गूगल के पहले बहुत सारी सर्च इंजन आई थी, बट प्रॉब्लम उनके साथ में ये था कि एक तो सबसे पहले बात कि वो सिर्फ सर्च इंजन की बात नहीं करते थे, वो और भी बहुत कुछ के अंदर में बंडल करके सर्च इंजन दे रहे थे, और बहुत सारे एड्स आते थे, बहुत ये होता था, तो कस्टमर को जो वैल्यू मिलना चाहिए वो वैल्यू नहीं मिलता था। और गूगल ने क्या किया कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ सर्च, अगर आपको याद होगा कि सिर्फ सिंपल पेज होता था गूगल का, अभी भी वैसा ही है। आप गूगल क्रोम अगर यूज़ करोगे तो जब आप ओपन करोगे तो वो सिर्फ प्लेन और कुछ नहीं है, आपको जो सर्च मारना आप अभी भी मार सकते हो, राइट। चैट जीपीटी आने के बाद भी अभी भी लोग गूगल में कर रहे हैं। लोग आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले जब चैट जीपीटी आया था तो लोग ये बोलते थे कि आप गूगल में सर्च करना बंद कर दोगे, आप चैट जीपीटी में सर्च करोगे। कुछ सर्च आप चैट जीपीटी में ज़रूर करते हो, लेकिन इन जनरल आज भी गूगल सर्च इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसने बहुत पहले से कस्टमर को वैल्यू कैसे दिया जाए उसके बारे में सोचा, तो क्रिएट किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू मेट्रिक फॉर कस्टमर। और सिर्फ वो नहीं, उन्होंने वो मेट्रिक लेके वैल्यू को अपने पास में कैप्चर भी किया। फेसबुक के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेसबुक के पहले भी ऑर्कुट था और भी बहुत सारे ये थे। फेसबुक के पहले आई थिंक 8 या 10 इस तरह के प्लेटफॉर्म थे। फेसबुक ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इसने रिलेशनशिप डेवलप की, कि आप इसके पहले जितने भी थे वो लोग क्या करते थे कि वो रिलेशनशिप की जगह वो बड़े बड़े लोगों के बारे में दिखाते थे कि ये कोई बहुत बड़ा स्टेज है, ऑनलाइन स्टेज है, उसके हिसाब से वो प्रेजेंट करते थे। लेकिन फेसबुक आम आदमी लोगों के लिए था कि भाई आपके पास कोई आपका दोस्त है, बहुत सालों से मिला नहीं, आप उसको फेसबुक में खोज सकते हो, राइट। तो वो रिलेशनशिप बहुत वैल्यू क्रिएट करता है। सो वैल्यू इज इक्वल टू एबिलिटी टू कन्वर्ट ग्रोथ इनटू प्रॉफिट्स। तो जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया था कि वैल्यू और ग्रोथ एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर आप ग्रोथ को प्रॉफिट पे कन्वर्ट नहीं कर रहे, और प्रॉफिट मतलब कैश प्रॉफिट, प्रॉफिट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट या तो इन्वेंट्री में फंसा हुआ है या किसी डेटर के पास फंसा हुआ है, तो वो प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट मतलब कैश प्रॉफिट। अल्टीमेटली आपके बुक्स में अगर आज नहीं तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपके बुक्स में कैश की तरह अगर वो प्रॉफिट आ रहा है, तब वो वैल्यू बनता है। तो ग्रोथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ कभी भी वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। बहुत सारी कंपनीज आई है, ग्रो की है, लेकिन वो वैल्यू डिस्ट्रॉय की है रादर देन वैल्यू क्रिएट करना, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कभी जनरेट नहीं किया। और इनफैक्ट आज भी बहुत सारी कंपनी हैं। आपने चैट जीपीटी का एग्जाम्पल जो पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, चैट जीपीटी वैल्यूएबल बनेगी कि नहीं बनेगी, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि इतना फास्ट ग्रोथ हुआ है इसका, इतना फास्ट एडॉप्शन हुआ है। इसके पहले कोई भी टेक्नोलॉजी का इतना फास्ट एडॉप्शन नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसके सामने, तो ये कब जाके पैसे आएंगे,
कब जाके ये ग्रो कर पाएगी और प्रॉफिटेबल बन पाएगी, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है आज हम लोग, जैसे हम लोग ने जोमेटो या ब्लिंकिट के बारे में नहीं सोचा था और 2-3 साल के बाद में उसने भी सरप्राइज़ किया अपने को, हो सकता है चैट जीपीटी भी अपने को सरप्राइज़ करे। लेकिन बात यही है कि उसमें वैल्यू तभी क्रिएट होगा अगर वो कैश प्रॉफिट जनरेट करे, राइट। सो ग्रोथ अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे हमने क्रिकेट के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, आप छक्के चौके मारते रहो तो बहुत मज़ा आता है, राइट। लेकिन रियल लाइफ या बिजनेस इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट, राइट। आप खाली छक्के चौके मारते रहोगे, अल्टीमेटली क्रिकेट में तो आपके पास ऑप्शन है कि एक बंदा आउट हुआ तो दूसरा आके फिर खेलने लग जाएगा और 20 ओवर्स ही है। बट बिजनेस इज़ नॉट 20 ओवर्स, बिजनेस लाइफ लॉन्ग। बिजनेस का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी चलने के लिए आप सिर्फ फास्ट या जो विजिबल ग्रोथ दिख रहा है या कोई नैरेटिव, बहुत सारी कंपनी नैरेटिव लेके आती है कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग, जैसे 2000 के टाइम पे आईटी रिलेटेड नैरेटिव्स बन रहा था, 2010 के बाद नैरेटिव बन रहा था आईटी प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज या सास रिलेटेड कंपनीज, आज नैरेटिव बन रहा है एआई रिलेटेड कंपनीज। सो खाली नैरेटिव या खाली फास्ट ग्रोथ या विजिबल ग्रोथ इज नॉट एनफ। सो दिस इज द मेन लर्निंग कि ग्रोथ कैन क्रिएट एक्साइटमेंट बट अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ। ग्रोथ के बिना वैल्यू का भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन वैल्यू के बिना ग्रोथ का भी अस्तित्व नहीं है। तो आपको दोनों चीज समझना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हार्म द एनवायरमेंट, बिजनेस ग्रोथ कैन डिस्ट्रॉय वैल्यू। सो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बहुत फास्ट ग्रो किए लेकिन कभी भी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाए और फिर डूब गए। आप बहुत सारे एडटेक कंपनीज को देखोगे जो आई थी 2010 से लेके अभी तक में, लेकिन उसमें कहीं पे भी ग्रोथ नहीं हुआ। अपने नाम नहीं लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस, कोई भी फाउंडर चालू करता है तो बहुत मेहनत करके करता है और इट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया टू उसके नाम लेने का। लेकिन लर्निंग इसमें यही है कि अगर आप खाली फास्ट ग्रोथ कर रहे हो और आपने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया, देखिए प्रॉफिट में टाइम लग सकता है, वो समझ में आता है। आपके पास एक विजन हो सकता है कि मैं पहले 8 साल तक प्रॉफिट नहीं करूंगा, 90 साल में या 10 साल से भी प्रॉफिट हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप आंख बंद करके खाली ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में ऐसा होता है, सारे स्टार्टअप्स नहीं बट कुछ कुछ स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वैल्यू करके, अपने बिजनेस को वैल्यू करके फंडिंग ले लेते हैं। और फंडिंग लेके, क्योंकि फंडिंग ले लिया तो उनको दिमाग में ऐसा रहता है कि मुझे ग्रो करना है फटाफट। तो जब फटाफट ग्रो करने के लिए जब कैश बर्न करते हैं, कि उनको जो कैश मिला जब उन्होंने वैल्यू किया कंपनी को और कोई इन्वेस्टर से पैसा लिया, तो वो जब वो पैसे को खाली बर्न कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, तो एक बहुत बड़ी रिस्क में आ जाते हैं कि आप ग्रो तो कर ले रहे हो फास्ट। जैसे अगर आप जोमेटो और स्विगी की भी कहानी देखो तो उस तरह का काम और भी लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन सब बीच में ख़त्म हो गए, राइट। आप शायद कुछ सवाल पूछ रहे थे सर। तो अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि ये फास्ट ग्रोथ वगैरह जो भी है, ठीक है, अभी इसमें दोनों एग्जांपल है, मतलब जैसे जोमेटो स्विगी आप बोल रहे हो कि वो फास्ट ग्रो किया बट अभी तक प्रॉफिटेबल, मतलब सिमिलर केस में बाकी कंपनीज ने भी किया और नहीं किया। सेम गोज फॉर जियो ऑल्सो, क्योंकि जियो का जो ग्रोथ था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर बहुत बड़ा मार्केट कैप ले लिया था उन्होंने, बट वो एट द एंड अभी एक अच्छे प्रॉफिटेबल इसमें भी हुए। तो मतलब वो डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे अगर आप वो स्टेज में हो कि जोमेटो जस्ट लॉन्च, इवन जियो जस्ट लॉन्च? तो सो जैसे मैंने, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, जैसे मैंने इनको बोला था वैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है। एक कि प्रोमोटर कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अगर आप रिलायंस देखो तो रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड है जनरली 40 साल का, कि वो लोग बहुत अच्छा कुछ ना कुछ करके बिजनेस को ग्रो करते हैं। सो उससे आप थोड़ा क्लूज ले सकते हो। कुछ होता है टेक्नोलॉजी का, कि जोमेटो जिस तरह से जिस टेक्नोलॉजी के साथ आई, तो आप एक क्लूज ले सकते हो कि एक डिमांड थी, लेटेंट डिमांड थी मार्केट में और कोई सर्व करने वाला था नहीं, तो ये बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लैरिटी कभी भी नहीं मिलेगी। आप बिजनेस में जब भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्टिंग जब भी करते हो तो आप हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको पहले से पता रहेगी कि ग्रोथ इतना है तो वो ऑलरेडी उसके शेयर का भाव इतना बढ़ा के रखेगा कि आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, उसका एक बेसिक रूल यही है कि आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में आप एक बेट ले रहे हो।
और वो बेट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसीलिए एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपके पास थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती। और मैंने ये 3 एग्जाम्पल जानबूझ के दिए कि ये तीनों भी रीसेंट एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम पेटीएम भी यूज़ करते हैं इन जनरल, हम सबको को पता है। हम लोग जोमेटो को भी यूज़ करते हैं, हम लोग नायका को भी यूज़ करते हैं, नायका का भी बहुत ही फेमस ये है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये सब बिजनेसेस में क्लैरिटी नहीं है अभी हमारे पास। इसके अलावा अगर आप पहले के ही बिजनेसेस देखो, मैंने एग्जांपल दिया डीमार्ट का, एचडीएफसी बैंक का, और ऐसे बहुत सारे पुराने बिजनेसेस है, आईटी बिजनेसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, केमिकल बिजनेस हो, और कितने अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। उसमें वो जो बिजनेसेस होते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। उसमें हो सकता है इनके जैसा ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपके लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ, कम से कम नेक्स्ट ईयर 10%, उसके बाद वाले साल 15%, इस तरह का ग्रोथ होगा, और उसके बेसिस पे आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये सब हाई ग्रोथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको वैल्यू नहीं पता रहता है। तो आपको ये सब शेयर्स अगर खरीदना भी है तो आपको तब खरीदना जब आपके दिमाग में ये है कि क्लियरली आज इस भाव में आ गया है कि वो इतना सस्ता है कि उसके सामने तो वहाँ से तो ग्रोथ होगा ही, राइट। बट क्लैरिटी कभी भी नहीं आ सकती है इस तरह के बिजनेसेस में जब तक कि वो प्रॉफिटेबल ना बन जाए, क्योंकि आज के दिन ये तीनों ही प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। सर वही लाइंस में अगर वही जियो का एग्जांपल लूँगा तो उससे पहले भी एकदम एस्टेब्लिश्ड टेलीकॉम कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन, और एयरटेल का भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बिजनेस का, और मतलब कंसिडरिंग कि अभी जियो का नहीं है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अंबानी नहीं है एग्जाम्पल, तो अगर कोई न्यू एंट्रेंट आता है एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस और एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड इसके सामने, तो न्यू एंट्रेंट को कितना कंसिडर करना चाहिए कि? हाँ, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने टेलीकॉम बिजनेस का बताया, तो सबसे पहले टेलीकॉम बिजनेस को समझिए। टेलीकॉम बिजनेस में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। पहले वो 2G था, 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हुआ है। तो ये सब क्या होता है कि हर साल, हर 2-3-4 साल में इनको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है, खाली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको करना पड़ता है, खाली जस्ट टू स्टे एट दैट लेवल। सो इसीलिए अगर आप देखोगे, एयरटेल को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज थी, आप वोडाफोन ले लो या आप आइडिया ले लो, अब तो आइडिया और वोडाफोन सेम हो गया है, ठीक है। ये सब कंपनीज क्यों नहीं चल पाई? BSNL को देख लो, नहीं चलने का रीज़न यही था कि इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टमेंट होता है इसमें कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन एंड एवरी वन टू मेक मनी। सो क्योंकि भारती एयरटेल वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द, इनफैक्ट द बेस्ट ऑपरेटर, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। एंड रिलायंस, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू डू बिजनेस, आप अगर रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो वो अपने स्मार्ट तरीके से जिस तरह से वो बिज़नेस करते हैं बाकी डिफरेंट इंडस्ट्री में, वो स्टे कर पाया, लेकिन बाकी सब के सब नहीं हुए। तो अगर आप बोलोगे कि कोई नया प्लेयर इसमें आएगा, तो मैं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो सस्टेन कर पाएगा। सो ऐसे ही इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और वही अगर आप मुझे पूछोगे कि कोई अगर एक NBFC कंपनी खोल रहा है, उसके पास इतने पैसे है और अच्छा खासा फंड्स है और स्टार्ट कर रहा है, तो आज के दिन में NBFC बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, और अगर वो उसके पास फंड्स अच्छे हैं नेक्स्ट 5 साल के ऑपरेशंस के लिए, तो शायद NBFC में वो सक्सीड कर पाएगा, क्योंकि एक बहुत ही अंडर सर्व्ड, टेलीकॉम इज़ ऑलरेडी सर्व्ड। हम लोग सबके पास फ़ोन ऑलरेडी है, गाँव में लोगों के पास फ़ोन हो गया है। तो अभी कोई नया आदमी आके उसको मार्केट शेयर लेना बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी है, राइट। तो आपको अगर नए प्लेयर की बात कर रहे हो तो हमेशा उस तरफ से देखना चाहिए कि या तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अंडर पेनिट्रेटेड है वो इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है और वो दे सकते हैं, या फिर कोई नया आए और नए तरीके से कुछ कर रहा है जो अभी तक पुराने प्लेयर लोग नहीं कर पाए। तो भी जैसे मैंने आपको HDFC का एग्जाम्पल दिया था, भले ही PSU बैंक्स थे पहले से, बट PSU बैंक्स रिटेल कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर HDFC के पास में अपॉर्चुनिटी थी। HDFC भी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, बेसिकली होम लोन से स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज के दिन ऐसा है कि बहुत सारी छोटी छोटी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पिछले 10-15 साल में हुई, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे अमाउंट ऑफ लोन देते और ऐसे ऐसे लोगों को लोन देते जो हाँ HDFC जा ही नहीं सकता। सो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक इंडस्ट्री में ऐसा है जहाँ पे नया प्लेयर कर ही नहीं सकता कुछ, और दूसरी इंडस्ट्री में आराम से नए प्लेयर आ सकते हैं करने के लिए। तो उस तरह से आपको समझना चाहिए, ठीक है। सो जैसे मैंने ग्रोथ के बारे में इन्होंने बोला था कि ग्रोथ कितना ज़रूरी है, और ये वैसे ही इन्होंने ये भी बात रखी है कि ग्रोथ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो
तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, जो हमने देखा ना कि अगर आप माइंडलेसली ग्रो करो और उसके ग्रोथ के क्वेस्ट में अगर आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो और आप 10 साल तक पागल की तरह खाली ग्रो कर रहे हो और कहीं पे भी आपके पास विजन ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल कैसे बन पाओगे, तो उससे वैल्यू डिस्ट्रॉय ही होगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। अब हम बात करते हैं वॉरेन बफेट की। अभी तक हमने वॉरेन बफेट के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। इनका जो बोलना है वो एकदम क्लियर समझाना है कि ग्रोथ तभी यूज़फुल होता है जब आप अपने ग्रोथ से अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल। अब मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए आपने 1 लाख रुपए से पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट किया। पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सामान लगेगा, आप पानीपुरी बनाओगे, फिर लोगों को बेचोगे, बेचने के बाद फिर वो पैसा आएगा, फिर उसको वैसे ही रोल करते रहोगे। मान के चलो कि आप 1 साल के अंदर में वो 1 लाख रुपए लगा के आप 10 लाख रुपए कमाते हो और 10 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ आपका, और आपके सारे खर्चे वर्चे मिला के हटा उठा के आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो आपने एक्चुअली में पैसे लगाए, कैपिटल जो है 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन आपने उसमें 3 लाख रुपए कमा लिया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न हो गया। ठीक है, पानीपुरी बहुत छोटी बिजनेस है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप इसको कितना ग्रो कर सकते हो, और पानीपुरी का ग्रोथ का लिमिट है। आप एक ठेले में कितने लोगों को खिला सकते हो, एक लिमिट है, राइट। लेकिन इसी पानीपुरी के बिजनेस को अगर आप मान लो कि ऐसे ही आपके पास 1000 हो जाते तो शायद आप ज़्यादा कर पाते। उसको मैनेज करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, बट अगर मान लो 1000 हो जाते तो वो बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको साल में 3 लाख रुपए मिल रहे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। एक थंब रूल ये होता है कि 15% का अगर रिटर्न आपको मिल रहा है, कि मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाया और कम से कम आपको 15,000 मिल रहे हैं साल के एंड में फाइनल प्रॉफिट कैश, तो आपका बिजनेस अच्छा है। और अगर 15 भी नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस सही तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि नया नया जब आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे हमने जोमेटो का देखा, वो तो 15% तो छोड़ो, वो तो अभी तक प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग जर्नी होती है, बट अल्टीमेटली हर बिजनेस का डायरेक्शन वो होना चाहिए कि कम से कम वो एक डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल बना हुआ है। इसमें भी आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हम लोग आपने हल्दीराम देखा है, जहां पे हमेशा हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है और फटाफट लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं। उसी को आप कंपेयर करो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहती है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट। हो सकता है आपको बाहर से देखने में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ज़्यादा वैल्यूएबल लगे और हल्दीराम कम वैल्यूएबल लगे, लेकिन एक्चुअल में आप कैलकुलेट करोगे तो हल्दीराम ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। क्योंकि हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने के लिए बात की थी कि जो ग्रो भी करे अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कमाए। तो भले ही फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ने इन्वेस्ट किया होगा चेयर्स पे, लाइटिंग्स में, बाकी सारे डेकोर में, मगर अगर वो उतना सेल ही नहीं कर पा रहा है जितना कि एक समझ लो हल्दीराम कर रहा है, तो उसका वैल्यू कहाँ से उतना बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम ग्रोथ उतना कर रहे हो कि आपने जो पैसा लगाया है उसमें एक डिसेंट रिटर्न। और ये 15% का रिटर्न मोटा मोटी किस लिए है कि अगर आप एफडी में डालते हो तो 6-7% का रिटर्न मिल जाता है आपको। तो अगर आप उसका डबल भी नहीं कर रहे हो, कमा रहे हो अपने बिजनेस से, अपने धंधे से, तो आप क्या ही कमा रहे हो, फिर तो आपको एफडी में रख के छोड़ देना चाहिए ना, राइट। सो ग्रोथ विदाउट वैल्यू हमेशा वो एक इल्यूजन है। हाँ, आपने सवाल पूछा। सर अभी मतलब आपने जितना अभी तक समझाया कि ग्रोथ वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई कंपनी वैल्यू कैप्चर कर रही है, राइट। पर ऐसी भी कंपनीज होगी या ऑलरेडी है मार्केट में जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें वैल्यू है और अभी वो ग्रोथ फेज में है, पर बाद में पता चला कि उसमें वैल्यू नहीं है। पर एज ए ग्रोथ इन्वेस्टर, अगर मैं एज ए ग्रोथ इन्वेस्टर देखूँ, मैंने तो वो ग्रोथ पहले ही पकड़ ली और मैंने जितना मेरे को रिटर्न्स बनाना था या जो भी, वो मैंने पहले ही बना लिया। तो मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं ना, मैं अगर वो ग्रोथ पकड़ रहा हूँ वो फेज़, तो ऑलरेडी मैं उतना रिटर्न बना रहा हूँ जिससे मैं एक अच्छा इन्वेस्टर मेरे को बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ अगर वो ग्रोथ ही पकड़ लूँ कि मैं अंडरलाइंग वैल्यू ना ही देखूँ कि अभी जोमेटो भी है,
उसमें अभी ग्रोथ फेज है। अभी हमें पता चलेगा नेक्स्ट 3-4 साल में कि उसमें वैल्यू है कि नहीं, या कोई एक दूसरा प्लेयर आके उसको डिसरप्ट कर दे या कुछ भी कर दे। तो अगर मैं वो ग्रोथ ही पकड़ लिया तो मेरे को वैल्यू से कुछ वैल्यू नहीं देखने से भी हो जाएगा मेरे को। मैं समझ तो गया आपकी बात। देखिए, चलिए आपने जोमेटो का नाम लिया ना, तो हम लोग जोमेटो का ही एग्जांपल देते हैं। प्रॉब्लम ग्रोथ में क्या है, या आप सिर्फ ग्रोथ को देखने में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रोथ और वैल्यू एक ही सिक्के के दो पहलू है। जोमेटो जब लिस्ट हुई थी, जब आईपीओ आया था, तो उसका जो वैल्यूएशन था, कंपनी तो उस समय ग्रो कर रही थी। उस दिन से लेके जिस दिन उसका आईपीओ आया, उस दिन से लेके 2 साल तक उसने बहुत ग्रोथ दिखाया। आप शेयर प्राइस देख लो, शेयर प्राइस नीचे गिरा है। सो आप अगर सोचते हो कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो शेयर प्राइस स्ट्रेट जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जोमेटो के केस में जैसे ये हुआ था, और ऐसा सब केस में होता है। जब कंपनी आईपीओ करती है तो आईपीओ के टाइम पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक है मर्चेंट बैंकर, एक है कंपनी का मैनेजमेंट खुद या प्रोमोटर खुद, और तीसरे होते हैं आईपीओ के इन्वेस्टर्स। ठीक है, आईपीओ के इन्वेस्टर्स को सबसे कम पता होता है कंपनी के बारे में। कंपनी के मैनेजमेंट को भी पता होता है और मर्चेंट बैंकर को भी पता होता है। मर्चेंट बैंकर को ये पता है कि मर्चेंट बैंकर की फ़ीस जितना आईपीओ का अमाउंट होगा उसी पे डिपेंड होगा। तो मर्चेंट बैंकर यही चाहेगा। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं मर्चेंट बैंकर हूँ और मुझे पता है कि मेरी फ़ीस कितना मैं फ़ंड रेस करूँ कंपनी के लिए आईपीओ से, उस पर डिपेंड करता है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस करूँ। अगर मैं 100 करोड़ रेस करता हूँ तो 100 करोड़ में मेरा एक परसेंटेज बनेगा। अगर मैं 200 करोड़ रेस करूँ तो मेरे को 200 करोड़ में मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिमिलरली कंपनी भी यही चाहेगी कि अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग, जिसके 100% शेयर होल्डिंग हो या 70% शेयर होल्डिंग, जो भी शेयर होल्डिंग, वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रही है नए इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो भी यही चाहेगी ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, चाहे वो कंपनी के अंदर मिले, चाहे प्रोमोटर खुद अपने घर लेके जाए, जो भी करना हो। लेकिन अल्टीमेटली दे आर मोटिवेटेड। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब वो आईपीओ आता है तो उसके शेयर्स के वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो भले ही कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन वो ऑलरेडी वैल्यू उससे इतना ज़्यादा बना हुआ था कि वहाँ से कंपनी में भले ही ग्रोथ आ रहा हो, या जो आपने बोला ना कि वो तो कंपनी ग्रो कर रही है, मैं ग्रो के फेज में लेके, लेकिन आप उस समय लिए भी होते तो आपने पैसे गंवाए होते, आपने पैसे बनाए नहीं होते। इसीलिए वैल्यू करना, सो प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीज़ है। जोमेटो का जो प्राइस था आईपीओ के टाइम पे, वो प्राइस कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू उतना हो। वो मार्केट बता रहा है कि ये प्राइस है, बट वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू। आपका काम एज एन इन्वेस्टर ये है कि आप उसको सच में वैल्यू करो। और वैल्यू एक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए, लेकिन आपके पास में एक राउंड अबाउट वे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्या इसमें मुझे वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मैं नहीं खरीदूँ। सिर्फ ग्रो कर रहा है कंपनी का यूज़र बेस, तो जो भी प्राइस पे लिस्ट हुआ मैं उसमें खरीद लूँ, वो इन्वेस्टिंग नहीं कहा जाता। इन्वेस्टिंग का मकसद ही यही है कि आपको, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग मतलब आप बिज़नेस से स्टार्ट करोगे। बिज़नेस कैसे काम कर रही है, कैसे इसके पास कैश आएगा, कैश प्रॉफिट आएगा, वो कैश प्रॉफिट के हिसाब से आज के दिन इसका कितना वैल्यू होना चाहिए, और आज का जो भाव है जिसमें ये ट्रेड कर रही है उसका क्या वैल्यू दिख रहा है, उसके बीच में मुझे कोई मार्जिन दिख रहा है। जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का भाव बता रहा है कि उसका 500 करोड़ है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उसका वैल्यू 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसके शेयर क्यों खरीदूंगा। सो ये ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज ग्रो कर रहा है आप सोचोगे कि मैं खरीद लूँ, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। ठीक है। सो वैसे ही जो अभी हमने सीखा, बस ये हम लोग रिवाइज वापस से कर सकते हैं कि ग्रोथ विदाउट वैल्यू इज ऑफ नो यूज़। सिमिलरली वैल्यू विदाउट ग्रोथ की भी लिमिट है। अगर एक कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी सालों से अच्छा कर रही थी, लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने डीमार्ट का एग्जांपल दिया ना, सो डीमार्ट का अगर आप आज बिजनेस देखोगे ना तो काफ़ी टाइम से ग्रो नहीं कर रहा है। वो स्टैग्नेंट क्यों है? क्योंकि क्विक कॉमर्स कंपनीज जो आई है, ब्लिंकिट एंड ऑल, उन लोगों ने उसका मार्केट शेयर ले लिया है। नाउ आज एज एन इन्वेस्टर हमको ये सोचना है कि क्या डीमार्ट अपने आप को री इन्वेंट कर पाएगी या नहीं।
लेकिन क्योंकि आज वो कितने सालों से 2-3 साल से तो वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो उसके ग्रोथ का लिमिटेशंस आ गया है। सो जस्ट बिकॉज डीमार्ट ने पास्ट में ग्रो किया था, वो आज उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। आगे कितना ग्रो कर पाएगी, ये हमारे लिए सवाल है। इसीलिए हर चीज़ में आप देखिएगा, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी बात यही है कि आपको एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले बिजनेस का डायरेक्शन खोजना है कि बिजनेस किधर जा रहा है। क्या आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? अगर आप नहीं सोच सकते हो डीमार्ट कहाँ जाएगा, बेटर होगा कि आप डीमार्ट छोड़ के कोई और सिंपल कंपनी को समझो, जहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि वो कंपनी कहाँ जाएगी। लेकिन जब तक आपको वो नहीं पता है कि वो ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तब तक आप उसकी वैल्यू सही तरीके से निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ सर, अभी जैसे डीमार्ट की सिचुएशन में हम यहाँ से कैसे फिगर आउट करें कि जैसे आपने एक तो वर्ड बोला मतलब री इन्वेंट कर पाएंगे कि नहीं, बट हमने डीमार्ट में अभी भी देखते हैं कि लाइन लगी रहती है लोगों की, सेम भीड़ उतनी ही है। अगर एक स्टोर और खुल जाए तो वहाँ पे भी सेम उतनी ही भीड़ दिखती है। तो हम वहाँ कैसे डिटरमाइन करें कि दिस इज़ द राइट कंपनी, हमें देखना है नहीं देखना है, या फिर ग्रोथ कैसे आएगा, मतलब एज एन इन्वेस्टर? सबसे पहले आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ता है। कंपनी जो क्वार्टरली अपने प्रेजेंटेशन शेयर करती है, वो प्रेजेंटेशन देखना पड़ता है, उसमें सारी डिटेल्स देती है। आप पर्टिकुलर एक स्टोर को देख के कुछ नहीं, और एक स्टोर में भी आपने जिस समय जाके देखा हो सकता है उस समय भीड़ हो, बट बाकी पूरे टाइम पे भीड़ नहीं हो। और आपने एक दिन देखा और 300 दिन में से एक ही दिन जिस दिन आप गए उस दिन शायद भीड़ होगी, बाकी दिन ना हो, तो आप हर दिन जाके वहाँ नहीं देख सकते हो। आपके पास तो फाइनली उसके जो सारे स्टोर्स है उससे कितना रेवेन्यू आया, वो एवरी क्वार्टर वो शेयर करती है अपने प्रेजेंटेशन पे। हर कंपनी, हर बड़ी लिस्टेड कंपनी एवरी क्वार्टर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग आके पूछते हैं और समझते हैं कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। तो आप ये सब जब अटेंड करोगे, या अटेंड जिन्होंने किया है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आ जाती है बाद में। जैसे अगर आज कॉल हुआ तो कल तक में आपके पास उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, तो आप वो पढ़ो, तब आपको आइडिया आएगा कि भाई ये कंपनी कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। अगर आप, जैसे मैंने बोला ना, बिज़नेस को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको बिज़नेस क्या है वो समझना है। अगर डीमार्ट की बात करोगे तो आपको एक दिमाग में ये होना चाहिए कि पैसा कैसे बनाती है, क्या क्या बेचती है, कैसे पैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से इनका वैल्यू चेन है। लेकिन अल्टीमेटली नंबर्स जानने के लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कभी भी नैरेटिव बेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने पूछा था ना कि ग्रोथ, अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है, वो तरीके से नहीं होना चाहिए। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आपको फाइनली जाके वो देखना है कि वो नंबर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आज नहीं आ रहा तो कल आएगा कि नहीं आएगा। नैरेटिव के बेसिस पे कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं होती है। इन्वेस्टिंग हमेशा ये होती है कि आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप जज करोगे कि ये कंपनी लेने लायक है कि नहीं है। तो सर, अभी तक आपने जितना भी सीखा उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम्हें वो बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है तो इन्वेस्ट करो, वरना मतलब आप कन्फ्यूजन में रहोगे। या आप आधे तरीके से सही बोल रहे हो कि हाँ, सबसे पहला बात है कि आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। सेकंड लेवल होता है कि जब आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया है, क्या आप देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। थर्ड लेवल पे होता है कि क्या आप एक रीजनेबल तरीके से वैल्यू कर सकते हो इस कंपनी को। आपके हिसाब से एक वैल्यू होना चाहिए कि ये कंपनी का वैल्यू मान लीजिए 5,000 करोड़ है आपके दिमाग में, और आज के दिन जो भाव चल रहा है वो बता रहा है 2,500 करोड़, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ये यहाँ से डबल होता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं समझता हूँ कि ये 5,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन आज का भाव 2,500 करोड़ बता रहा है। तो 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप हुआ कि आपको बिजनेस मॉडल समझना है। दूसरा स्टेप हुआ कि आपको दिख रहा है कि नंबर्स कहाँ जाएंगे, एक रीजनेबल, मैं कोई एक्यूरेट नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक आपको रीजनेबल ग्रोथ के बारे में पता चल रहा है उनका। और फाइनली आप वैल्यू निकालते हो अपने हिसाब से। अब वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फाइनली आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू निकाल लिए और उसके हिसाब से आपको लेने लायक बन रहा है या नहीं लेने लायक है, तब जाके ये तीनों स्टेप जब आप करोगे तब जाके कंप्लीट होती है इन्वेस्टिंग। तो सर, अभी मतलब सिंस हम मार्केट में मतलब इंटरेक्ट होते रहते हैं प्रोडक्ट से या मतलब सेक्टर से, तो कुछ कुछ बिजनेस मॉडल का आइडिया आ जाता है। जैसे FMCG हो गया, सबको पता है कि ठीक है रिटेल में बिकता है। अगर मुझे कोई XYZ सेक्टर या बिजनेस मॉडल समझना है, तो मतलब क्या क्या चीज़ों के थ्रू मैं समझ सकता हूँ, व्हाट आर द सोर्सेज? गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहला तो मेरा यही मानना है कि अपने आजू बाजू जो हो रहा है वो सब तरह के बिजनेसेस को समझना ईजी होता है, क्योंकि हम लोग उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं।
जैसे हमने गूगल का एग्जाम्पल लिया, फेसबुक का एग्जाम्पल लिया, ये सब सारे बिजनेसेस थोड़े आपके लिए सिंपलर है। क्यों है कि आप खुद यूज़ कर रहे हो उस बिज़नेस को, उसके प्रोडक्ट को या उसके सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो, तो आप हमेशा पहले वो स्टार्ट करो। या फिर आप मान लीजिए आप बैंक में जॉब करते हो, तो आप रोज़ जा रहे हो, देख रहे हो कि क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, तो आप वो सब इंडस्ट्री से स्टार्ट करो जहाँ पे आपके लिए सबसे पहले आसपास के सराउंडिंग आपको क्लियर बता रही है कि क्या हो रहा है उसमें। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिसके प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले तो स्टार्ट होना चाहिए आप उस कंपनी की वेबसाइट तो होगी। आज के ज़माने में बहुत कम ऐसी कंपनी होगी, शायद ही कोई कंपनी होगी जिसकी वेबसाइट नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप वेबसाइट में जाके पूछो या देखो, अबाउट अस का बोल के एक सबसे हर कंपनी में अबाउट अस होता है, तो पढ़ो उसको कि क्या है। और आज के दिन विद द एडवेंट ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल, सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको अगर वो बिज़नेस को समझना है, आप चैट जीपीटी में या कोई भी अदर एलएलएम में जाके ये भी पूछ सकते हो कि मुझे एकदम सिंपल भाषा में समझाओ, मैं एक लेमैन हूँ, मुझे टेक्निकल वर्ड्स नहीं, मेरे को सिंपल भाषा में समझाओ। आप लिख दो चैट जीपीटी में या कोई भी अदर एलएलएम में कि ये बिज़नेस कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, क्या क्या मेजर माइलस्टोन थे। आप जितने अच्छे से समझा के एक सवाल पूछोगे उतने अच्छे से जवाब आएंगे। लोग गलती क्या करते हैं आज के दिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हमको और अच्छे से मालूम होना चाहिए कि बिज़नेस क्या कर रही है, लेकिन हम लोग उतने ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रॉम्प्ट डालते हैं चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी जो भी आंसर देता है हमको लगता है कि हमारा रिसर्च हो गया, हम उसको लेके घर चले जाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आपका काम ये है कि जैसे जैसे प्याज नहीं होता है कि उसमें हम लोग उसको पील कर रहे हैं, एक एक करके लेयर ख़त्म हो रहा है, फिर आपका नीचे निकल रहा है, फिर एक एक करके हो रहा है। आपको चैट जीपीटी के साथ में उसी तरह से सवाल पूछते रहने। इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं मान लीजिए एक बिज़नेस को जानता हूँ और आप मुझसे बार बार सवाल पूछ के समझना चाह रहे हो कि वो बिज़नेस कैसे होता है। आपको वैसे ही चैट जीपीटी के साथ बात करनी है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये तुमने बताया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ गलत बता रहे हो। तो आप जितनी बार उसको क्वेश्चन करोगे, उसको ज़्यादा पूछोगे, उतने ज़्यादा आपको बिज़नेस समझ में आएगा। सो पहले तो चैट जीपीटी नहीं था तो आपको गूगल करना पड़ता था, गूगल में सब कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज के दिन तो हमारे पास टूल भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उतना समय नहीं देते। हम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर, जैसे मैंने बोला ना कि पेशेंस नहीं है, तो हम लोग समझने चाहे तो बहुत तरीके हैं। तो ये तो हुआ ऑनलाइन तरीका। इससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप देखिए कि वो बिज़नेस के ओनर जो है या टॉप मैनेजमेंट जो है, उनका कहीं कोई आर्टिकल हो या कहीं कोई वीडियो हो, इंटरव्यू हो, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो क्या करें। ये सब देख के जब आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि ये बिज़नेस क्या है, तब जाके आप चालू करिए इसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, उनके प्रेजेंट, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको नंबर्स पे आना ही है। बट वो नंबर में आने के पहले एक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बिज़नेस कितना आपके पल्ले पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अगर बिज़नेस समझ में नहीं आया तो आप नंबर देख के क्या ही करोगे। सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए बिज़नेस से। ठीक है सर, आपने अभी कॉन्वर्सेशन में मेंशन किया था कि 15% एक थंब रूल है जो हम ग्रोथ के लिए ऐसा देख के चलते हैं कि इतना आ रहा है तो सही ग्रोथ है। नहीं, वो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल के लिए, तो मतलब एट द एंड वो ग्रोथ में भी कन्वर्ट होगा ही कहीं ना हाँ, कहीं, हाँ। मतलब हमारे बैलेंस शीट में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, बहुत बड़ी कंपनीज है जिनका ट्रिलियंस में मार्केट कैप है, जैसे एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया। ये जैसे एप्पल का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उनका लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू आया ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 5% 6% का डिफरेंस है दोनों में। तो क्या अगर मैं वहाँ पे अगर ग्रोथ देखता हूँ इन टर्म्स, तो क्या उतनी बड़ी कंपनीज के लिए मैं ग्रोथ को कैसे मेज़र करूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं सेम मेथड नहीं यूज़ कर सकता हूँ उनका। सर, समझ जस्ट गया। थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि उनका मतलब अगर मैं देखूँ सेल्स एट द एंड लेवल, मतलब एट द बॉटम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट वो उतने ज़्यादा रिवेन्यू में नहीं दिखता है मुझे। बट हाँ, प्रॉफिट मेरे को बेटर दिखता है वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे मेज़र करूँ? नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो जो मैंने आपको रिटर्न ऑन कैपिटल बताया ना, वो रिटर्न ऑन कैपिटल भी उनका बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि बिजनेस ने पैसा कितना लगा, उसके सामने में मुनाफा कितना हुआ। ठीक है, अगर कुछ समय तक रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है लेकिन वो कुछ एफिशिएंटली कुछ काम कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो भी वो कंपनी में वैल्यू है। लेकिन गिवन अ चॉइस कि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये ऐसा नहीं है कि ये रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा के लिए ऐसा रहेगा।
बाद में साल 2 साल 3 साल बाद इनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा। अगर एप्पल आज से लेके नेक्स्ट 10 साल तक रेवेन्यू बढ़ाया ही नहीं, तब उसकी वैल्यू खत्म होती है। लेकिन अगर एप्पल 1-2 साल 3 साल उसके रेवेन्यू नहीं बढ़ते हैं और वो कुछ एफिशिएंसी लेके आ रही है जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर से रेवेन्यू ग्रोथ आने लग जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनी में कभी कभी साइकिल आएंगे कि 2-3 साल 4 साल उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं कि वो कंपनी खत्म हो गई है। लेकिन अगर वो कंपनी एकदम ग्रो करना बंद कर दे, तब उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि अगर वो एकदम ग्रो होना बंद कर दे तो एक लेवल के बाद प्रॉफिट ग्रोथ हो ही नहीं सकता। आप 1 साल 2 साल 3 साल बिना रेवेन्यू ग्रोथ के प्रॉफिट को ग्रो कर सकोगे, लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर रेवेन्यू आपका फ्लैट है तो आपके प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो सकते। इसीलिए आपको वो पता चलने लग जाएगा। और वो सब और भी तरीके हैं ये सब जानने के कि लोग उनके प्रोडक्ट्स कम यूज़ करने लगेंगे, उनके प्रोडक्ट का वॉल्यूम्स आपको दिखने लगेगा कि वॉल्यूम जिस वॉल्यूम्स में चल रहा है वो वॉल्यूम्स गिरने लगा। तो ये सब तरीके से अपने को पता चलेगा। राइट सर। सर जस्ट एक और एडिशन है इसमें कि एप्पल बीइंग अ कंपनी जो इनोवेशन के लिए जानी जाती थी और उसी वजह से उनका वो जो ग्रोथ दिखता है आज, वो पूरा उसका रिजल्ट है जो इनोवेशन उन्होंने किया टिम कुक के टाइम से, मतलब अभी भी हो रहा है। सो इसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने वो फेज छोड़ दिया है, मतलब वो इनोवेशन वाला, क्योंकि अब एज इन जनरल दिखता है वो मार्केट में, वो लोगों में दिखता है, कंज्यूमर्स में दिखता है। बट ऑन अदर हैंड इंडिया जैसी कंट्रीज़ में वो सेल्स उनका बढ़ रहा है। तो क्या वो, मैं उसको कैसे ग्रोथ के टर्म्स में मैंने उसको देखूँ मैं? सो देखिए, सबसे पहले आप कभी भी हमको कोई भी कंपनी को हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसके कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए कि उसके सामने कॉम्पिटिशन क्या है। तो एप्पल के केस में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आईफोन को देखो आप, तो आप आईफोन के साथ में सैमसंग को कंपेयर नहीं कर सकते या एंड्रॉयड को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई है ही नहीं। सो मैं इसका मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि एप्पल कभी भी नहीं ख़राब हो सकता है। आपकी बहुत अच्छी बात ये थी कि स्टीव जॉब्स के टाइम पे जो इसमें इनोवेशन होता था वो लास्ट 4-5 साल में अभी टिम कुक के अंडर में हमने नहीं देखा है। बट टू बी फेयर विथ टिम कुक, स्टीव जॉब्स के टाइम पे एप्पल बहुत छोटी कंपनी भी हुआ करती थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2011 की 12 की, आज से 12-13 साल 14 साल पहले। आज ये कंपनी भी बहुत बड़ी बन गई है। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ वेरी लार्ज कंपनी कि वो हर समय कुछ नया नया इनोवेट करे। बट ऑफकोर्स जो आपने बात बोली वो सही है कि अगर वो री इन्वेंट ना करे तो वो कंपनी का ग्रोथ खत्म हो जाएगा आगे जाके। सो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि वो री इन्वेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसका हम लोग एक इंडियन एग्जाम्पल देखें तो हर 4-5 साल में हम सुनने को मिलता है कि इन्फोसिस, TCS ये सब खत्म हो रही है। जैसे 2010 के टाइम पे जब 9-10 के टाइम पे जब IT प्रोडक्ट कंपनीज और SaaS कंपनी स्टार्ट हुई तो सब बोलते थे कि इन्फोसिस और TCS खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए उसके बाद भी इन्होंने ग्रो किया। अभी AI है तो तब भी बात हो रही है कि इन लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ स्टार्टअप फाउंडर से मिलता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि अभी भी AI एज अ प्रोडक्ट इटसेल्फ नहीं चल सकता, आपको इसमें सर्विस कंपोनेंट की ज़रूरत है, खास करके बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर आप सर्व कर रहे हो। तो जब ऐसा है तो हो सकता है TCS और इन्फोसिस, मुझे पता नहीं है, मैं कोई IT का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वापस से अपने आप को री इन्वेंट कर ले। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन एप्पल के केस में वही बात है कि आज के दिन 2-3 साल का हमारे पास डेटा है, हम लोग ये 2-3 साल के बेसिस पे इतनी बड़ी कंपनी का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अगर ये कुछ भी इनोवेट ना करे, ऐसे ही रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाके इसमें ये आएगी। सिर्फ इंडिया में इनके कितने मैन्युफैक्चर हो रहे फ़ोन, उससे इस कंपनी का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। अल्टीमेटली इसके सेल्स मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम हर समय बढ़ते रहना चाहिए और प्राइस बढ़े नहीं भी तो कम से कम स्टैग्नेंट रहे, गिरना नहीं चाहिए। अगर ये हो रहा है तभी वो बिजनेस वैल्यू जनरेट करेगी। अब आईफोन एज अ प्रोडक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में जब स्टीव जॉब्स थे। उसके बाद से आईफोन का हर बार नया वर्जन आ रहा है। जब तक कोई इनके पास आईफोन जैसा कोई एक नया प्रोडक्ट नहीं डेवलप करे, तब तक बहुत डिफिकल्ट है ये जानना कि ये इसका वैल्यू कहाँ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी बड़ी कंपनी में जब इसके पास कैश इतना होता है और उसके वैल्यू या मतलब जो बोलते हैं मार्केट में जब उसका शेयर का भाव इतना गिर जाता है, तो आप ये सब कंपनी को खरीद इसलिए सकते हो क्योंकि आज तक तो अभी तक आईफोन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और अभी भी एक डिज़ायर है लोगों में, इंडिया में भी है बहुत ज़्यादा, कि हमें आईफोन लेना है, राइट। सो जब तक वो है तब तक आप इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये कंपनी का वैल्यू पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट एज यू राइटली सेड कि अगर वो नया इनोवेशन ना करे नेक्स्ट 5 साल तक, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए ग्रो करना और उनकी वैल्यू धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने चालू हो जाएगी। ठीक है,
सो जैसा हमने सीखा कि ग्रोथ और वैल्यू एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू भी क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आपको वैल्यू क्रिएट करना है तो आपको ग्रो भी करना पड़ेगा। आप स्टैग्नेंट रह के कभी भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। सो ये एक स्पेक्ट्रम है जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। जो हम लोग ने बात किया था, आपने भी पूछा था कि नई कंपनीज आए जो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है तो उसको कैसे डिसाइड करें। सो एकदम उस एंड पे ऐसी कंपनीज है जो ग्रो कर ही नहीं रही है ज़्यादा, बहुत ही स्टेबल है, और इस एंड पे एकदम हाई ग्रोथ अनसर्टेन कंपनीज है। मेरा ये मानना है कि हमको कहीं ना कहीं बीच में रहना चाहिए, जहाँ पे ये जो है ना, यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी फास्ट ग्रो भी नहीं कर रही है कि हम लोग आगे सोच ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्टैग्नेंट है कि हमको डाउट हो रहा है कि वो वैल्यू क्रिएट होगा कि नहीं होगा। सो ये बहुत बड़ा एक एरिया है जो हमारे लिए स्वीट स्पॉट है, जिसमें हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट। विच क्रिएट्स वेल्थ, लॉस मेकिंग हाई ग्रोथ स्टार्टअप वर्सेस प्रॉफिटेबल स्टेडी बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा एंडलेस डिबेट है कि अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कोई एक स्टार्टअप बहुत अच्छा कर लेती तो हमको लगता है कि देखिए ये स्टार्टअप हम लोग ने प्रेडिक्ट नहीं किया था और वो कितना बड़ा। जैसे अगर आप देखोगे कि भले ही वो ट्रेडिशनल वे में ही बिजनेस स्टार्ट की थी, Naukri.com अगर देखो तो आज से 20 साल पहले बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी, फिर अब इतनी बड़ी हो गई कि अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते, और उनका खुद का बिजनेस इतना कैश जनरेट करने लगा कि जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया, उन्होंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया था बहुत पहले, तो आज जोमेटो जब लिस्ट हुई तो उससे फ़ायदा Naukri.com को हुआ, राइट। लेकिन ऐसे एग्जांपल बहुत कम है। अगर आप स्टार्टअप स्पेस की बात करो तो 90% ऑफ स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है स्टार्टअप में। तो हम लोगों के पास में क्या होता है कि एक सर्वाइवरशिप बायस होता है। हम जो 10% बच जाते हैं, जैसे जोमेटो और स्विगी को हमने देखा, जोमेटो और स्विगी की जर्नी में कितने सारे उनके जैसे स्टार्टअप्स फेल हो गए, वो हमको नहीं दिखते, हमको सिर्फ जोमेटो और स्विगी दिखता है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि अनसर्टेन स्टार्टअप में बेट करना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। एंड सिमिलरली ये भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बताते हैं कि जब भी एक कंपनी जब बड़ी हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ से, जैसे आपने एप्पल का एग्जांपल दिया था अभी, सो हिस्ट्री ये बताता है कि बहुत सारी कंपनी जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद री इन्वेंट करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर वो री इन्वेंट नहीं कर पा रही है तो वो भी एक रिस्क है, राइट। सो आपको हमेशा ये दोनों तरफ से ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए मैंने बोला ना कि वो बीच में जो स्पेस है, दैट इज़ द स्वीट स्पॉट, जहाँ पे हम लोग ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा दिख सकता है और हमको वैल्यू भी कहीं ना कहीं क्रिएट होता दिख रहा है। सो 3 सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू समराइज कि इज द बिजनेस ग्रोइंग। खाली ग्रोथ से काम नहीं होता है, पैसे बना रही है कि नहीं बना रही है, कैश प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उससे साथ साथ प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट भी कर सके। जैसे आज अगर अपने एप्पल की बात करें तो एप्पल ग्रो तो कर रही है, पैसे भी बना रही है, लेकिन अभी तक री इन्वेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आया अभी तक। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वेदर एप्पल का ये क्या है। लेकिन आप और कोई बिजनेस देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का जो हमने एग्जांपल लिया, फेसबुक ने ग्रो भी किया, ग्रो के बाद पैसे भी बनाए थे, पैसे बनाने के बाद री इन्वेस्ट भी किया था, तो फेसबुक वॉज ग्रोइंग, या फेसबुक इज़ मोर वैल्यूएबल कंपेयर टू एप्पल एट दैट टाइम, ठीक है। एप्पल आज भी वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि इसका अभी भी डिज़ायर है लोगों के मन में, और आज भी उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। बट ये री इन्वेस्ट अगर नहीं कर पाए, नए प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप कर पाए, या इसी प्रोडक्ट को और ज़्यादा स्केल ना कर पाए, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा एप्पल में। तो ये 3 क्वेश्चन एक थंब रूल की तरह है हमको कोई भी कंपनी को जज करने के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि वो बार बार कि वो स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आपके लिए ईजी होगा ये तीनों क्वेश्चन का आंसर करना। हाई अनसर्टेन स्टार्टअप्स में भी आप आंसर नहीं कर पाते हो, और एकदम हाथी वाली कंपनी जिसने काफ़ी बड़ी हो गई है, उसमें भी डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। हाँ सर मैंने 5-6 कंपनीज के नाम लिखे, आप एक बार उसको बोर्ड में लिख सकते हैं। बोलिए। वाड़ी, इटर्नल्स, ICICI बैंक,
PVR, PVR, L&T और सन फार्मा। अभी सर ये 6 कंपनीज के नाम है, तो अगर हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को इसमें कैसे मतलब एक अपना आंसर्स ला सकते हैं, आप अगर एग्जांपल के साथ दिखा पाए तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। श्योर। ये सब कंपनीज में अगर हम लोग वारी से स्टार्ट करते हैं तो वारी ऑब्वियसली एक ऐसी इंडस्ट्री में है, रिन्यूएबल एक नई इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट का प्रोत्साहन हो रहा है इस तरह की इंडस्ट्री में। सो उसके कारण ऑब्वियसली कंपटीशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन वारी एक अच्छे स्केल पे पहुंच चुकी है और प्लस वारी बिजनेस तो ग्रो कर ही रही है, पैसे भी बना ही रही है, साथ में ये इन्वेस्ट भी कर रही है, आज के दिन तो प्रॉफिटेबली कर रही है। और एक चीज़ वो अलग लेवल पे कर रही है वारी, जो है कि आज के अगर इस इंडस्ट्री को देखें रिन्यूएबल वाले में, हमारा चाइना के ऊपर में अभी भी डिपेंडेंसी है। तो अगर वो जो ये कर रही है, अगर उसमें वो सक्सेसफुल होती है तो हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सो अगर वैसा कुछ कर पाई, सो इट टिक्स ऑल द 3 बॉक्सेस। ऑल द 3 बॉक्सेस टिक करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में जाके आज वारी खरीद लो। ऑल द 3 बॉक्सेस टिक करने का मतलब ये है कि दिस कंपनी इज़ वैल्यूएबल। नेक्स्ट लेवल ये होता है आपका कि आज किस भाव में खड़ी है, उस भाव के हिसाब से आपका जो वैल्यू बताता है उसमें आपको मार्जिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब जाके आप वारी खरीदने की सोचोगे, राइट। अब आते हैं अपने इटर्नल पे। अब एक बार अगर अपने इटर्नल में ये भी मान ले कि ब्लिंकिट को ले ले, ब्लिंकिट आज भली प्रॉफिटेबल है, लेकिन इटर्नल के केस में इन जनरल बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, क्योंकि अगर ब्लिंकिट देखो तो फटाफट ग्रो हुआ। इटर्नल का खुद का जो मेन बिजनेस है रेस्टोरेंट ये सब में सर्विंग करने वाला, वो भी ग्रो हो रहा है, लेकिन इट इज स्टिल नॉट मेकिंग मनी। ब्लिंकिट से पैसे जरूर बना रहे और वो पैसे री इन्वेस्ट हो रहे हैं दोनों ऑपरेशन में, इटर्नल के खुद के ऑपरेशन में भी और ब्लिंकिट के ऑपरेशन में, बट इट इज स्टिल नॉट री इन्वेस्टेड प्रॉफिटेबली, क्योंकि इनका मेन बिजनेस तो अभी भी लॉस में है। और ब्लिंकिट के केस में आने वाले 3 साल 5 साल में वो कितना प्रॉफिट कर पाएगी, ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें इस स्पेस में बहुत हाइट एंड कंपटीशन आ चुका है। स्विगी का इंस्टामार्ट है, फिर जेप्टोज है, और अब रिसेंटली अमेज़ॉन भी एंटर किया है। और अमेज़ॉन एक अलग लेवल की स्केल की कंपनी है। अमेज़ॉन को पता है कि ये मार्केट इतना बड़ा है, अभी तक नहीं कर रहा था, अब अमेज़ॉन ने भी अपना ऐसा बना लिया कि वो भी एंटर कर लिया है। तो ऐसे में जो हमने बात की थी कि आप वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हो, कितना आप कैप्चर कर पाओगे, आज शायद थोड़ा कैप्चर कर पा रही है, इसीलिए आपको प्रॉफिट दिख रहा है ब्लिंकिट में। बट क्या ये 3 साल बाद 5 साल बाद कर पाएगी? शायद हाँ, शायद ना। और उसके सामने आज किस वैल्यू पे खड़ा है इटर्नल, वो आपको कंपेयर करना जरूरी है, राइट। सो मुझे इटर्नल के केस में बहुत सारे डाउट्स है इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो पैसे बनाएगी, क्या वो उसके बाद री इन्वेस्ट भी प्रॉफिटेबली कर पाएगी। तो अगर वारी और इटर्नल में बात करें तो मुझे वारी इससे बेटर लगता है उस हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वारी खरीद लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपने को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू क्या है और आज इस भाव पे खड़ा है। थर्ड है ICICI बैंक। ICICI बैंक के केस में तो आपके पास पूरी अच्छे से 20-25 साल की हिस्ट्री है। रिसेंटली अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 साल में HDFC बैंक का स्टॉक कहीं नहीं गया, लेकिन ICICI का बैंक का स्टॉक ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल में डबल हुआ है। सो डबल होने का रीज़न ही यही है कि इसने अपने बिजनेस को ग्रो भी किया है, पैसे भी बन रहे हैं और पैसे को री इन्वेस्ट भी किया है और आगे भी शायद करेगी। तो ये तीनों में अगर आप मुझे रैंक करने बोलोगे तो मैं सबसे पहले ICICI बैंक चुनूंगा, क्योंकि इसमें क्लैरिटी दिख रही है, उनके पास एक राइट टू विन है जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या वैल्यू है, वो बात की बात आती है, लेकिन ये तीनों टिक हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर आते हैं PVR आइनॉक्स में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है।
और पीवीआर आइनॉक्स में एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, और भले ही इनके बैलेंस शीट तो है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। एंड सिमिलरली इनको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, और कुछ हद तक ये री इन्वेंट करने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन इस बिज़नेस में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन कि मूवीज़ कैसी आए, कि अगर कंटेंट अच्छा नहीं हुआ, अभी लास्ट 2 क्वार्टर में एक में धुरंधर 1 और इसमें धुरंधर 2 अभी रिलीज़ हो गया, तो शायद ये 2 क्वार्टर इनका अच्छा गया। लेकिन इसके पहले की अगर आप पिछले 2-3 साल की देखो तो इसके केस में इन्होंने ग्रो ही नहीं कर पाए। उसका रीज़न यही था कि जब तक कंटेंट अच्छा नहीं होगा और वो कंटेंट नहीं चलने वाला होगा तो लोग क्यों आएंगे देखने के लिए। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है पीवीआर के केस में कि पीवीआर ने इतने सारे हॉल्स बना लिए, सारे बड़े बड़े मेट्रोज पे, टियर 1 सिटीज़ में, उतनी जनता आज के दिन आ ही नहीं रही है। मतलब अगर आप फुटफॉल्स देखो ना, तो कोविड के पहले 2018 या 2019 में सालाना जो फुटफॉल होता था लोगों का कि कितने लोग जाके सिनेमा देख रहे, वो फुटफॉल पे हम लोग आज 6 साल के बाद जाके वापस पहुँचे हैं। तो ये कितना सस्टेन होगा कि नहीं होगा यही डाउट है अभी। सो इसलिए पीवीआर के केस में तो मैं, पैसे तो वो बना रही है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बना रही, बट वो ग्रो नहीं कर रही है, और वो प्रॉफिटेबल बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी उस पर एक सवाल है। तो इसीलिए पीवीआर विल नॉट बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ बिजनेस हियर। इट कैन सरप्राइज। कैसे सरप्राइज कर सकती है कि अगर ये अपने आप को री इन्वेंट कर ले, री इन्वेंट करके ये ऐसा कुछ मॉडल बना ले। जैसे अभी अगर आप रिसेंट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे और उनके प्रेजेंटेशन देखोगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग टियर 2, टियर 3, टियर 4 में भी एसेट लाइट मॉडल के थ्रू बढ़ना जा रहे हैं। तो वो आज के दिन आप उस पर बेट नहीं कर सकते हो, लेकिन दैट कुड बी अ रीज़न वाई इट कैन डू वेल। वो वहाँ से हो सकता है कि अपना नया ग्रोथ, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो वो ग्रो करना चालू कर दे। सो वो अभी देखना है। तो जैसे मैं अगर रैंक करूँ तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक आएगा, फिर वारी आएगा, फिर इटर्नल और पीवीआर एक ही जैसे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल&टी पे। एल&टी की अगर आप हिस्ट्री देखो तो जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, ये काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर्स एल&टी लेता है और एल&टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है, कोई कंपटीशन उनको बीट नहीं कर सकता इसमें। तो उसके कारण इन्होंने ओवर द ईयर्स काफ़ी पैसे बनाए, और पैसे बना के अलग अलग बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया। जैसे इनका एक टेक्नोलॉजी बिजनेस भी हो गया है, और उस टेक्नोलॉजी बिजनेस ने माइंट्री बोल के एक कंपनी थी टेक्नोलॉजी, उसको भी खरीद लिया। सो बेसिकली ये कंपनी ग्रो भी कर रही है, पैसे भी बना रही है, और वो पैसे बना के फिर उसको री इन्वेस्ट भी कर रही है प्रॉफिटेबली। ये अलग बात है कि एल&टी इज बेसिकली, इसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और प्रोजेक्ट रिलेटेड है, तो ये अगेन डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, डिपेंडेंट ऑन बड़े कॉरपोरेट्स के प्रोजेक्ट्स। मोस्टली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ही आते हैं एल&टी के पास में। सो अगर वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, गवर्नमेंट कहीं कुछ, गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो जाए, तो वो डिपेंडेंसी है। सो फ्रॉम अ बिजनेस या इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव प्रोबेबली आईसीआईसीआई बैंक इज़ बेटर देन दिस, लेकिन कंपनी ये भी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये तीनों टिक इधर भी होता है, राइट। लास्ट हो गया सन फार्मा। सन फार्मा अगेन अगर आप देखोगे तो आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इन जनरल मार्केट गिरा हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक्स गिर रहे हैं, बट सन फार्मा नहीं गिर रहा है। सो ये एक अपने को इंडिकेशन ये देता है कि फार्मा एज अ सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा कैसे कर रहा है कि बाकी जहाँ सेक्टर्स में स्टॉक्स गिर रहे हैं, इनके स्टॉक्स नहीं गिर रहे। और फिर अगर आप जाके देखोगे कि इनके रेवेन्यूज़ देखो, इनके प्रॉफिट्स देखो, और जिस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये तीनों टिक हो जाते हैं। सो अगर मुझे रैंक करना हो तो मैं आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा दोनों को एक जैसा पकड़ूंगा कि इनके बिजनेस में ये प्रॉफिटेबली ग्रो भी कर रहे हैं और री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आगे की ग्रोथ के लिए। और जिस लेवल पे ये अपने अपने फील्ड में या अपने अपने इंडस्ट्री में हैं, इसके पास
ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटर आएगा और इनको अचानक से हटा देगा, या इनकी कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर में इतनी, जैसे L&T के केस में है। सो इस हिसाब से अपने टिक कर करके आप सोच सकते हो कि कौन सी कंपनी में आपको वैल्यू आगे दिखता है, राइट। तो सर ये इसमें और एक कंपनी अगर ऐड कर सकते हो तो IRCTC का क्या बोलना चाहिए? सो IRCTC अपने अगर बात करें IRCTC की, तो IRCTC बेसिकली टिकटिंग कंपनी है गवर्नमेंट की। So- एंड कैटरिंग। सो गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कंपनी जब वो गवर्नमेंट की होती है ना, तो गवर्नमेंट सबसे पहले आम जनता के बारे में सोचती है। तो भले ही ये बिज़नेस बहुत पैसा बनाती है, ये बिज़नेस में बहुत बड़ा इसका जो हम लोग बोलते हैं ना टोटल एड्रेसेबल मार्केट या टैम बहुत बड़ा है और कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें एक रिस्क, ये यहाँ पे तीनों टिक भी हो जाएगा कि वो बिज़नेस ग्रो भी कर रहा है, पैसे भी बन रहे हैं और पैसे री इन्वेस्ट भी हो रहे हैं प्रॉफिटेबली। लेकिन क्योंकि अगर हम लोग के पास लिस्ट है, तो मैं IRCTC को ICICI बैंक और सन फार्मा के बराबर नहीं मानूंगा। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि गवर्नमेंट ओन करता है इस बिज़नेस को। गवर्नमेंट हमेशा सिटीज़न के बारे में पहले सोचेगा और शेयर होल्डर के बारे में बाद में सोचेगा। गवर्नमेंट खुद ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो वो अपने बारे में कम सोचेगा, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो उसके कारण क्या होता है कि लोगों के फ़ायदा कराने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे इस कंपनी को नुकसान हो सकता है। कोई चीज़ का प्राइस कैप कर दिया कि भाई टिकट का प्राइस आप इसके बाद नहीं कर सकते, या आप जो फूड और बेवरेजेस भेज रहे हो, आपने पहले आप इतना चार्ज करते थे, उस पर आप उसको कम कर दो। वो गवर्नमेंट को कभी भी जो भी लगेगा उसके हिसाब से वो चेंजेस कर सकती है। कल को मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, कोई नई गवर्नमेंट आई, उसका रूल ही कुछ और लगा दी, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। सो भले ही आप तीनों टिक भी हो रहा है, बट ये एक रिस्क है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप IRCTC में इन्वेस्ट ही मत करो, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक रिस्क है इस बिज़नेस में, जिसको आपको माइंड में रख के इसके बारे में आगे सोचना है। तो SBI कितना इससे मतलब SBI इससे बेटर है। इंडिया भी हाँ, तो SBI इससे बेटर बिजनेस इसलिए है क्योंकि SBI का IRCTC तो पूरा का पूरा एक ही कंपनी है, राइट, और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। SBI के केस में क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि SBI को अचानक से ऐसा कुछ करने बोल दे जो वो HDFC और ICICI के साथ कम्पीट ही न कर पाए। तो इसीलिए SBI इज अ बेटर बिजनेस देन IRCTC। समझे आप? एंड सर अभी मतलब जैसे IRCTC का ये एग्जांपल ले लेते, माना कि ये मतलब ऐसा इनोवेशन वाइज भी इतना नहीं कर पाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ये है, और गवर्नमेंट पहला जैसे आपने कहा कि शेयर होल्डर का नहीं सोचेंगे, बट अभी ये है कि ये कंपनी ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, ये मतलब प्लस हो सकता है। प्लस अभी अगर विद टाइम जब इन्फ्लेशन ग्रो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा या इन्फ्लेशन आते जाएगा तो बेसिक चीज़ों का प्राइस बढ़ेगी, इवेंचुअली इसका भी जो रेवेन्यू है राइट वो ग्रो होगा। भले वो कॉम्पिटिटर्स या मतलब इसका तो कंपटीशन नहीं है खैर, बट मतलब जो मार्केट को चाहिए उतना नहीं पैसा बनाते रहेगा। बट मैं अगर इन्वेस्टेड हूँ इसमें अ सर्टेन पोर्शन ऑफ माई पोर्टफोलियो, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सिक्योर हूँ कंपेयर टू अदर कंपनीज जो ये है। तो ये मतलब जब मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के POV में देख रहा हूँ तो ये चीज़ सस्टेनेबिलिटी कितना मुझे ध्यान रखना है। नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है उस हिसाब से कि एक तो सबसे पहली बात इसमें ग्रोथ भी आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आप देखो कितने लोग हर साल ट्रैवल करेंगे ट्रेन के थ्रू, और फिर उसमें से ट्रेन का जो टिकट का प्राइस, जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस भी कहाँ जाएगा। सेकंड, ये तो आपने खाली टिकट की बात की, फिर उसके बाद और कितने सारे हैं, फ्रेट है, जो सामान जाते हैं, फ्रेट का जो इनका ये होता है इनकम, वो भी हुआ, फिर जितने भी कैंटीन और फूड एंड बेवरेजेस ये सब जो है उसका भी हुआ। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि ये कंपनी ग्रो होती रहेगी, लेकिन ग्रो इन द सेंस कल को अचानक से, इसमें क्या होता है कि अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो तो अचानक से गवर्नमेंट ने एक दिन एक रूल निकाला था कि आप ये जो प्लेटफॉर्म भी चार्ज करते हो IRCTC में, आपसे कल से नहीं करोगे। तो अचानक से सडनली एक साल का रेवेन्यू दूसरे साल में जाके 20-30% गिर गया। तो ये एक रिस्क इसमें हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं कि ये ग्रो नहीं करेगी, ग्रो तो करती ही रहेगी। तो
अगर ऐसा हुआ और वो केस में शेयर प्राइस अच्छा खासा ड्रॉप हो जाएगा तो खरीदने का टाइम खरीदने का है, टाइम है। एग्जैक्टली। cool, cool. तो वो खरीदने का टाइम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसके वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये आगे ग्रो भी करने वाली है, और आज वो उस न्यूज के कारण अगर उसके प्राइस गिर जाते हैं तो वो खरीदने का टाइम बन सकता है आपके लिए, राइट? सर बट ये रिस्क तो हर कंपनी में है। मतलब अगर मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप कल से प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं करोगे, गवर्नमेंट ऐसे दूसरे भाई हमने रिसेंटली देखा था ब्लिंकिट एंड अदर कंपनीज को भी एक नोटिफिकेशन दिया था कि आप रैपिडो एंड ये सब कंपनीज को नोटिफिकेशन दिया था कि आप इस हिसाब से चार्जेस करोगे, ऐसा आपका एक बेसलाइन होना चाहिए। या फिर हम एयर फेयर में देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एक कैप कर दिया था नेशन वाइड कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल दे रहे हो तो आपको इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो हर बिजनेस में रिस्क है, तो फिर हम वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? नहीं नहीं, हर बिजनेस में नहीं है। जैसे अगर आप देखो इटर्नल को, तो इटर्नल हर लास्ट 2 साल में इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म फी है वो आज के दिन शायद 23 रुपये या ऐसा कुछ है, अभी और वो 10 रुपये या 5 रुपये से स्टार्ट किया था 1.5 साल 2 साल पहले। स्विगी का भी रिसेंटली बढ़ा भी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबका ये कर सकती है। गवर्नमेंट कुछ हद तक गाइडेंस दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस में रूल्स ला सकती है, प्राइवेट बिजनेसेस में नहीं ला सकती, क्योंकि यहाँ पे IRCTC में गवर्नमेंट खुद ओन करती है इस कंपनी को, तो गवर्नमेंट इसको सोच सकती है उसके बारे में। इटर्नल के लिए कुछ नहीं कर सकती है इटर्नल को। या आपने जैसे एयरलाइन का बोला, तो एयरलाइन में ऐसा नहीं है कि फ्लाइट के दाम नहीं बढ़ते, जब वो डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर एक फ़्लाइट में ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं उसमें लेने का, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। 5,000 में भी फ़्लाइट के टिकट मिलते हैं, 2,000 में भी मिलते हैं, और वहीं पे 25,000 पे भी मिलते हैं। तो वो एयरलाइन कंपनीज के पास वो राइट है कि वो अपने प्राइस को फ्लक्चुएट करे डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। तो वो होता है। जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस है वहाँ पे गवर्नमेंट एक लेवल के बाद नहीं कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के बिजनेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। ओके। एंड सर अगर हम सेम IRCTC की तरह LIC को देखें तो वहाँ पे हम ये क्या ट्रेजेक्ट्री देखते हैं ग्रोथ के टर्म्स में? IRCTC और LIC दोनों में एक ही बात है। LIC के केस में खाली बस बात यही है कि क्योंकि LIC मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, तो उसके पास एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज है जो जिसको बोलते हैं ना कि उसका खुद के बिजनेस से ज़्यादा वो जो इन्वेस्ट कर रही है इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस में, जिसमें इसमें से भी बहुत सारे कंपनीज आएंगे जिसमें वो इन्वेस्ट करती है, तो उसको उसका फ़ायदा होता है। इंश्योरेंस एक बिजनेस ही जो ऐसा है कि उसको आपको सामने सामने प्रीमियम मिलता है। जैसे अगर हमने वॉरेन बफेट का बात की, बर्कशायर हैथवे इतना बड़ा बर्कशायर हैथवे इसीलिए बन पाया क्योंकि उनके इंश्योरेंस बिजनेस से उनको हर साल बहुत बड़े अमाउंट में प्रीमियम मिलता है, और वो प्रीमियम मिलता है तो वो उस प्रीमियम को वो इन्वेस्ट करते हैं आगे के लिए। और वॉरेन बफेट इतने अच्छे इन्वेस्टर थे, उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसका उनको फ़ायदा हुआ। LIC भले ही वॉरेन बफेट जितना अच्छा इन्वेस्टर नहीं है, बट क्योंकि LIC इतने पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट की भले कंपनी हो, लेकिन वो हर समय मार्केट में इन्वेस्ट कर पाती है, और इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया कंपनीज आ रही है, और वो इतने अच्छी कंपनीज ग्रो कर रही है और वैल्यूएबल बन रही है, तो उसका भी बेनिफिट उसको मिलेगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट इंश्योरेंस में उसको कैप करके रखे कि इंश्योरेंस में आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट कर रही है अदर बिजनेसेस में, अपने बिजनेस में नहीं लेकिन अदर बिजनेसेस में कर पा रही है क्योंकि उसके पास इतना कैश फ्लो है, तो उसका फ़ायदा बहुत हो सकता है। राइट, डन, आगे बढ़े। सो फ्रेमवर्क यही है कि ग्रोथ कस्टमर्स और एक्सपेंशन से होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट और मोट मतलब कि कंपनी का कोई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, चाहे तो कंपनी का कोई ब्रांड हो, या उसका लोकेशन ऐसी जगह पे हो कि कोई और बीट नहीं कर सकता है, या फिर उसके पास कोई लाइसेंस हो गवर्नमेंट का, या कोई और तरह का कोई एक अप्रूवल हो जो हर किसी के लिए ईजी नहीं होता है। सो वो एक जिसको बोलते हैं ना एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। एंड लास्ट में वैल्यू में हम गलती एक बहुत बड़ी ये करते हैं कि जो भी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं हमको लगता है कि यही सबसे वैल्यूबल कंपनी है। यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्राइस बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस होती है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जब आप कर रहे हो, जब एक्चुअल में आप वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बिजनेस से समझना है। लोग गलती ये करते हैं कि जब शेयर प्राइस बढ़ रहे होते तो लोगों को सब कुछ वो बढ़िया लगता है कि यही कंपनी वैल्यूबल है, और जब शेयर प्राइस गिरने लगते हैं तो आपको लगता है कि इसमें वैल्यू नहीं है। बट वो नहीं है। प्राइस एंड रियलिटी का मतलब ये है कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोई रिटेल शॉप में जाते हो, टी शर्ट
लेने के लिए, तो वहाँ पे अगर 500 की भी टी शर्ट मिलती है, 400 की भी टी शर्ट देती है, तो आप ये सोचते हो कि भाई ये टी शर्ट में ऐसा क्या है कि मैं 100 रुपये ज़्यादा दूँ। तो वहाँ पे आप प्राइस के बेसिस पे वैल्यू डिसाइड कर रहे हो कि भाई मैं 100 रुपये में कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिले तब तो मैं दूँ। और वहीं आप आईफोन के स्टोर में जाके 70,000 के फ़ोन भी ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो 70,000 रुपया में भी वैल्यू दिख रहा है उस आईफोन में। कितने का सामान डाला हुआ है आईफोन में वो मैटर नहीं करता है, आपके दिमाग में उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से, उसी हिसाब से आपको कंपनीज के जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, यही फ्रेमवर्क से आपको सोचना चाहिए कि हम अगर इतनी प्राइस दे रहे हैं इस कंपनी के लिए, तो प्राइस इज आप जिस भाव में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल HDFC बैंक आप 800 रुपये के भाव में खरीद रहे हो, सो 800 रुपये के भाव में कंपनी का एक वैल्यू निकल के आ रहा है, ये प्राइस आप पे कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर उसका वैल्यू मान लीजिए 1600 रुपये या 1200 रुपये है, तब आपके लिए मेक श्योर, आपके लिए बनता है कि आप HDFC के बैंक को खरीदो। लेकिन आपके दिमाग में अगर आप वैल्यू जो निकाल रहे हो वो आ रहा है 700 रुपया या 800 रुपया, और 800 रुपये में ही वो मिल रहा है, तो फिर वो खरीद के क्या फ़ायदा। सो इसीलिए ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि प्राइस इज़ नॉट द वैल्यू, वैल्यू इज़ जहाँ आपके दिमाग में उसका कैलकुलेशन करके कि उसका वैल्यू कितना होता है, उससे आपको कंपेयर करना है। तो हमने जैसे इतनी सारी कंपनीज़ को डिस्कस किया, तो वो डिस्कस किया, उसमें वैल्यू तो हमने अपने दिमाग में, उसके बाद हमको वैल्यू बनाना है अपने दिमाग में कि उसके रेवेन्यूज़ देख के, उनका ग्रोथ पैरामीटर्स देख के कि वो कंपनी का वैल्यू कितना है, और फिर उसको कंपेयर करना है कि भाई कितने प्राइस पे वो ट्रेड कर रही है, उस प्राइस पे डज इट मेक सेंस फॉर मी टू बाई, राइट। सो ये बहुत लोग गलती ये करते हैं कि शेयर प्राइस से चालू करते हैं फंडामेंटल बिजनेसेस को। वो बिज़नेस से चालू होना चाहिए। आपको पहले बिज़नेस सुनना है, बिज़नेस समझना है, बिज़नेस के नंबर्स देखने हैं, और नैरेटिव्स पे नहीं दिमाग लगाना है। बार बार कभी कभी नैरेटिव्स आ जाते हैं, कोई भी नया तरह का बिज़नेस आता है तो उसके लिए नैरेटिव आ जाते हैं। जैसे जोमेटो की हमने बात की है, जोमेटो और पेटीएम सब एक साथ में 2021 में सब लिस्ट हुए थे उसी के आसपास, तो उस समय एक नैरेटिव आ गया था कि आप ये नई तरह की कंपनी है और ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर आप बैठ के मोटा मोटी कैलकुलेशन करते कि इसमें कैश कहाँ से आने वाला है, उसके सामने में कितने वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, तो आप वो नैरेटिव में जाके नहीं फंसते, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि 2021 के बाद 2022-23 में सारी की सारी ये सब कंपनीज के शेयर प्राइस गिरे थे, जबकि इसमें से बहुत सारी कंपनीज ग्रो की थी, बट शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है, राइट। उसका कारण यही है कि लोग नैरेटिव्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं रादर देन बिजनेस या नंबर्स पे। सो पोर्टफोलियो, अगर अल्टीमेटली हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम कोई एक कंपनी में तो इन्वेस्ट करते नहीं है। हमारे पास एक पोर्टफोलियो, और आप लोग या तो पहले सेशंस में पढ़े होंगे या आगे के सेशन में आप सीखोगे कि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। पैसा नहीं कि सारा का सारा पैसा आप एक ही स्टॉक में लगा दो। तो जब मेरा ये मानना है कि आप 50 स्टॉक या 100 स्टॉक रख के कभी भी पैसा नहीं बना सकते। आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए जिसको आप अच्छे से समझो। अब कुछ आइडिया हो सकता है आपके लिए 10 हो, आपके लिए 15 हो, मेरे लिए 20 हो और उनके लिए 25 हो। वो मैं नंबर डिफाइन नहीं करना चाहता कि इतने ही रखो, लेकिन रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ से 10 से 20-25 स्टॉक्स हो आपके पास, और आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की होनी चाहिए। और हाई ग्रोथ और हाई वैल्यू के पहले सबसे पहला स्टेप है कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस समझ में ही नहीं आया तो वो कितने हाई ग्रोथ है आप सही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उसमें क्या वैल्यू है आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहले स्टार्ट ही होना चाहिए कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। एंड फिर जब आपने एक बार समझ लिया कि बिजनेस का वैल्यू क्या है, बिजनेस क्या है, फिर आपने वैल्यू अपने दिमाग में बना लिया कि इसका वैल्यू ये है, उसके बाद मार्केट का फ्लक्चुएशन आपके कन्विक्शन को ना हिलाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको सबसे अच्छे तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि आप, हम सब के घरों में, हमारे रिलेटिव्स या हमारे माँ बाप के पास में, सबके पास में रियल एस्टेट या लैंड की कोई होल्डिंग होती है ना, तो वो 15-15 साल 20-20 साल तक लोग रखते हैं। सिर्फ एक ही रीज़न से रख पाते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि हर रोज़ सुबह उठ के उनको कोई भाव नहीं दे रहा है कि आपकी ज़मीन का भाव क्या हो गया, आपके ये क्या है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको रोज़ सुबह एक टिकर प्राइस बता रहा है कि इसका भाव क्या है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्चुअल भाव वो है या उसका एक्चुअल वैल्यू वो है, वो तो सिर्फ भाव है। अगर हम रोज़ रोज़ भाव देखेंगे
तो हम लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाएंगे। हमारा कन्विक्शन भले ही बन रहा होगा, लेकिन वो कन्विक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा, क्योंकि कभी वो शेयर के दाम 20%, 30%, 50% भी गिरेंगे। इवन बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, वो पिछले 25-30 साल में 5-6 बार ऐसा हुआ है कि उसके शेयर के भाव टॉप से 50% गिर चुका है। तो अगर आप इतने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में, एप्पल के केस में भी हम लोग एप्पल के डिस्कशन कर रहे हैं, फेसबुक का डिस्कशन कर रहे हैं, गूगल का डिस्कशन, ये सब सारे कंपनीज में भी शेयर्स के प्राइस 50-50, 60-60% गिरे हुए हैं कितनी बार। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आपको रेगुलर जो वोलेटिलिटी होती है, एक ट्रेडर वोलेटिलिटी के हिसाब से अपने आप लॉस कट करके निकल जाएगा। लेकिन एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग जब बिजनेस की है, आपको वैल्यू पता है, तो फिर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 साल 10 साल तक भूल जाइए। लॉन्ग टर्म मतलब ये है कि जब तक आपको लगता है कि ये कंपनी वैल्यूएबल है, ग्रो कर रही है, और उसके सामने जो आपने जिस वैल्यू को समझ के रखा था, उसके हिसाब से अभी भी इसमें मार्जिन है इस कंपनी को वहाँ तक पहुँचने का, तब तक आप होल्ड करके, हो सकता है वो 2 साल के अंदर में ही अचीव हो जाए तो आप बेच दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली है और ज़िंदगी भर रखना है उसको। कितने लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऐसे समझते हैं कि मुझे ज़िंदगी भर तक रखना है, वो भी गलत है, राइट। सो ग्रोथ, वैल्यू एंड पेशेंस। सो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बोला कि आपको पेशेंस रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद आपके पास वैल्यू करने का एक टेक्निक होना चाहिए, और उसके बाद फिर जब आपने समझ लिया है कि इसका वैल्यू है, फिर आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इंडस्ट्री में कहीं कोई इशू आ गया, आरबीआई ने कुछ बैंक्स के लिए कोई नया रूल बना दिया जिसके कारण एक बार टेम्पररी सारे के सारे बैंक स्टॉक गिरने लग जाए। लेकिन हो सकता है वो टेम्पररी चीज़ हो, 6 महीने साल भर के अंदर में सब कुछ ठीक हो जाए, तो उससे आपका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन प्राइस में बहुत वोलेटिलिटी आ जाएगी। अगर आप वो वोलेटिलिटी देख के डर के मारे नहीं इन्वेस्ट करो या निकल जाओ, तो वो गलती हो जाएगी। इन्वेस्टर को हर समय ये याद रखना चाहिए कि बिजनेस कैसा कर रहा है, और लॉन्ग टर्म बिजनेस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो रही है कि नहीं। एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे इन्वेस्टर लोग ये कर जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर बिजनेस बहुत अच्छा है तब तो बस इसमें बने रहने का। बहुत अच्छा बिजनेस भी कभी कभी बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपने उसके ऊपर में सही वैल्यू पे उसको नहीं खरीदा। मतलब अगर आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है और उसका आपके दिमाग में उसका वैल्यूएशन होना चाहिए 500 रुपये, लेकिन आपने उसको 1000 रुपये में खरीद लिया, तो भले ही कंपनी कितनी अच्छी हो, भले ही वो ग्रो भी करे, लेकिन उसमें आप पैसा नहीं बना पाओगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है, 2000 में इन्फोसिस का जो वैल्यू हो गया था या शेयर का जो भाव हो गया था, 2000 से लेके 2008 साल तक 8 साल होते हैं, 8 साल कंटिन्यूअसली इन्फोसिस ने अपने सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो सब ग्रो किया, लेकिन इन्वेस्टर लोगों को किसी को भी पैसे नहीं बने। 8 साल तक उसके शेयर प्राइस ऊपर से नीचे ही रहा, 8 साल बाद जाके प्रॉफिटेबल रिटर्न्स आए। सो इन्फोसिस एट दैट टाइम वॉज एक्चुअली अ ग्रेट बिजनेस, बस क्योंकि जो Y2K मेनिया चल रही थी उस समय, जस्ट बिफोर जो लेट 90s के टाइम पे, तो उसके कारण, उस क्रेज़ के कारण उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हाई हो गया, उसके शेयर का भाव एक साथ में इतना बढ़ गया कि नेक्स्ट 8 साल के प्रॉफिट, नेक्स्ट 8 साल का ग्रोथ सब कुछ उस प्राइस में ऑलरेडी आ चुका था। तो इवन दो कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको वो खरीदना नहीं चाहिए था। सो जस्ट बिकॉज अ बिजनेस इज अ ग्रेट डजेंट मीन कि आप उसमें जाके आंख बंद करके खरीद लो। ग्रेट बिजनेस भी कभी कभी आपको बहुत नुकसान करा सकता है या लंबे समय तक स्टॉक स्टैग्नेंट रह सकता है। सेम चीज़ HUL में भी हुआ था 10 साल तक, 2011-12 से लेकर 2021-22 तक कहीं नहीं गया, राइट। तो अच्छी कंपनी जो वैल्यू भी क्रिएट करती है और कुछ वैल्यू कैप्चर भी करती है, लेकिन उसका प्राइस इतना बढ़ जाता है एक टाइम पे कि फिर आपको, भले ही वो कंपनी ग्रो कर रही है, फिर से वैल्यू क्रिएट कर रही है, लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं बना रहे हो। तो ये समझना जरूरी है कि खाली बिजनेस समझना, बिजनेस का वैल्यू को समझना जरूरी नहीं है, बट ये भी जरूरी है कि आप जिस भाव में खरीद रहे उसमें इट मेक सेंस और नॉट।
नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम लोग अपना, जैसे एक कहावत है कि हम लोग पहले अपना घर बनाते हैं, फिर हमारा घर हमको बना लेता है। जैसे हम अपने एक इमेज बना लेते हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और फिर उसी के वो इमेज ही मुझे बनाता है, फिर मैं आगे नहीं बनता हूँ, वो इमेज के थ्रू ही मैं बनता हूँ। सिमिलरली इन्वेस्टर भी अपना एक इमेज बना लेते हैं कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ। मेरा ये मानना है कि हमको वो लेबल के साथ नहीं चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि वैल्यू और ग्रोथ, जो इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टर है वो ग्रोथ भी देखता है, और जो इन्वेस्टर ग्रोथ इन्वेस्टर है वो वैल्यू भी देख रहा है। जस्ट बिकॉज वो अपने आप को ग्रोथ इन्वेस्टर समझ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू नहीं देख रहा है। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर अपने आप को वो लेबल से हटा दो कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ कि मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, अगर आप वैसा सोच लोगे तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जब आप अपने आप को लेबल कर देते हो ना कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, तो आपको सिर्फ ग्रोथ ही दिखता है, आपको वैल्यू को आप नज़रअंदाज कर देते हो। और अगर आप अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर देख रहे हो तो आप वैल्यू पे इतना ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो, आप ग्रोथ को भूल जाते हो। लेकिन हमने अभी तक क्या सीखा कि वैल्यू और ग्रोथ एक दूसरे का ही पार्ट है। तो अगर आप अपने आप को लेबल ना करो तो आप बिजनेसेस को ज़्यादा क्लियरली और अनबायस्ड तरीके से समझ पाओगे। सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेशन। आपके और कुछ सवाल है तो बताइए। ग्रोथ मतलब ब्रांचेस, वैल्यू मतलब रूट्स। जितने कंपनी वैल्यूबल होती जाएगी उनकी जड़ें और फाउंडेशन और स्ट्रांग होती जाएगी। और जहाँ कंपनी ग्रो, जैसे हमने टाइटन का एग्जांपल लिया था, तो टाइटन जैसे जैसे ग्रो करती गई उसके ब्रांचेस बढ़ते गए। वो एक बिजनेस में थी, फिर उसके बाद और भी हुई। लेकिन साथ साथ खाली ग्रोथ नहीं बढ़ा या ब्रांचेस नहीं बढ़ी, उनकी रूट्स भी बढ़ती गई, उनके बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो गई, उनके मैनेजमेंट के पास और ज़्यादा बैंडविथ हो गई कि हम लोग किस तरह से आगे की बिजनेसेस पे जा सके। तो राइट, दोनों चीज़ जरूरी है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अगर एक चीज़ पे फोकस कर रही है और दूसरे पे नहीं कर रही है तो उसका वैल्यू कम होगा और उसका ग्रोथ भी कम होगा। तो आपको दोनों तरफ में ध्यान रखना है। Investing is not about growth versus value. It's about understanding how value and growth create each other. So ये हमने आज हमारे सेशन में यही समझा है कि हालांकि हमने ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे बात की थी और हमारे सेशन का नाम ग्रोथ इन्वेस्टिंग था, बट हमने ये समझा कि ग्रोथ और वैल्यू कैसे एक दूसरे के ही, एक ही सिक्के के दो पहलू है। और अगर आपको वैल्यू समझना है तो आपको ग्रोथ भी समझना पड़ेगा, और अगर आपको ग्रोथ समझना है तो आपको वैल्यू भी समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन में ये क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो वो भी हमें कमेंट पे बताइए। दैट्स इट। थैंक यू।